प्रीतिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कथ्या की आंखों में देखते हुए बोली, हमारे ससुराल के बारे में बोलने वाली आप होती कौन है? ये सुनते ही कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी कथ्या जोर से बोली, तो हमारे ससुराल के बारे में बोलने वाली आप कौन होती है? पहले खुद का संभालो और फिर दूसरों को देखना। फायर प्रीतिका के गुस्से की सीमा नहीं रही और वो जैसे ही कुछ बोलने लगी तभी एक जोरदार का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया गया। प्रीतिका सुन्न पड़ गई और थप्पड़ की गूंज सबके कानों में गई। वहां खड़ा एक व्यक्ति दंग रह गया उन गुस्सैल, लाल, दर्द से भरी निगाहों को देखकर, जिनमें प्रीतिका के लिए अपार गुस्सा भरा हुआ था। प्रीतिका तो दंग रह गई सामने खड़ी अपनी मां को देखकर, जिनकी आंखों में दर्द के साथ साथ अपार गुस्सा था प्रीतिका के लिए। आज पहली बार वैष्णवी जी प्रीतिका को इतनी गुस्से नजरों से देख रही थी। वही कायम और कथ्या हैरान रह गए कि वैष्णवी जी ने अपनी लाडली बेटी को थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने, उसके ससुराल वालों के सामने। कायम आगे आया तभी कथा ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारे से रुकने के लिए कह दिया। कायम अपनी जगह पर रुक गया और तभी प्रीतिका गुस्से में आकर रोते हुए बोली, ये आपने क्या किया मासा? आपने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। आप हमसे इतना प्यार करती हैं, फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो भी हमारे ससुराल वालों के सामने? क्राइंग। प्रीतिका के इतना कहते ही वैष्णवी जी गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोली, चुप रहो, एकदम चुप रहो, आप कुछ भी बोलने के लायक नहीं हो। ये थप्पड़ हमें बहुत पहले ही आपको मार देना चाहिए था, तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता हमें। किस बात का रोना रो रही हैं आप? किस बात की शिकायत कर रही हैं आप? क्या कोई तौर तरीके और लक्षण हैं आपके अंदर? और गलती आपकी भी नहीं है, हमारी ही है। हमने कमी रख दी आपको संस्कार देने में। एक माँ को अपने बच्चों को जितने भी संस्कार देने चाहिए थे, वो सारे संस्कार हमारे दोनों बेटों के अंदर चले गए, लेकिन आपके अंदर नहीं आए। आपका बड़ा भाई इतना आदर्शवादी इंसान है, उन्हें देखकर भी आप नहीं सीखी कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अरे कितना संघर्ष किया है हमारे बेटे ने, छोटी सी उम्र में संघर्ष करना शुरू किया था, जो आज तक कर रहे हैं। आप सबकी खुशियां देखते देखते, आप सबकी जिम्मेदारी उठाते उठाते वो इंसान खुद कहीं दब गया। आपके पिता नहीं है, लेकिन कभी आपको पिता की कमी महसूस होने दी आपके बड़े भाई ने? बताओ, झूठ मत बोलना, सब जानती हूँ मन के अंदर, लेकिन बस घर के अंदर कलेश करवाना आता है। कलेशी हो आप। अगर इतनी अच्छी, इतनी महान और इतनी संस्कारी होती तो देखती कि आज कैसा माहौल है घर का। तो इस समय में हंगामा ना करूं, शांति से सब कुछ निपटा जाने दूं, उसके बाद आराम से अपने भाई से अकेले में जाकर बात करूं कि देखो भाई साहब, ये सब हुआ था। अरे सुनता आपका भाई आपकी बात, लेकिन जब वो रो रहा है, वो तड़प रहा है, तब उसको जाकर कह रही हूँ कि आपकी पत्नी ने आपकी दादी को काढ़ा दे दिया, जिस वजह से आपकी दादी चली गई। अरे शर्म नाम की चीज है या नहीं? किस समय क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको पता है या नहीं? कब अकल आएगी? आपके अंदर 11 साल की बेटी है, आपकी 3 साल का बेटा है, क्या असर पड़ेगा आपकी बड़ी बेटी पर जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ को बोलने के तरीके ही नहीं है? हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। अतीत में हमने भी बहुत बुरा किया है अपने बेटे और बहू के साथ, लेकिन समय के साथ हमें ऐसा हुआ कि हम गलत थे। हमारा बेटा ही रहेगा, लेकिन पति वो हमारी बहू का है तो उसका पति ही रहेगा। और यह बात हमें समझ में आई, लेकिन आप नहीं समझी। आपके लिए बस यही है कि हमारा भाई सिर्फ हमारा भाई है, बाकी उसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। हम अपने ससुराल वालों को अपने भाई के दम पर धमकी देंगे, भाई का नाम ले लेकर अपने ससुराल वालों को मानसिक प्रताड़ना देंगे। यही सब आपने किया है प्रीतिका। ये समय भी सही नहीं है ये सब बातें करने का, क्योंकि यहाँ पर हमारी सासू माँ चली गई है। लेकिन क्या करूँ, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। जब आप देखते ही नहीं है कि किस समय में क्या बोलना चाहिए, तो फिर हम सब लोग क्यों मर्यादा लेकर बैठे रहें? और बड़ा दुख हो रहा है आपको अपनी दादी के लिए। जब वो जिंदा थी तब तो उनसे पूछने नहीं आती थी, बेटा जी 1 घंटा आकर पास में बैठकर मिलकर जाने से कुछ नहीं होता। असली तपस्या और सेवा क्या होती है, अपनी भाभी से पूछो, जिनके अपने 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, पति की जिम्मेदारी है, पूरे घर की जिम्मेदारी है, अपने देवर के बच्चे तक को संभालती है। उसके बावजूद आपकी भाभी अपनी दादी सास की सेवा करती थी। 2 दिन पहले हेल्पर ने आने से मना कर दिया, तो आपकी दादी सा का डायपर भी हमारी बहू ने बदला है, बिना संकोच किए, बिना नानुकोर किए, बल्कि खुश होकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। क्या आप नजदीक आई, 1 घंटा पास आकर बैठ गई और उसी समय दादी चली गई, तो आपको तो मौका मिल गया महान बनने का। अपनी माँ के सच्चाई के कड़वे बोल सुनकर प्रीतिका ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और रोने लगी। तभी अभय उसके पास आकर उसे संभालने लगा, तो वैष्णवी जी हाथ जोड़कर दुखी होकर बोली, अरे बस कीजिए जमाई साहब, बस कीजिए, आप थकते नहीं हैं क्या इसका साथ देते देते? न जाने कितने सालों से आपको देख रहे हैं हम। कुछ भी होता है कि अंत में आकर अपनी पत्नी को संभाल कर ले जाते हैं। अरे अपनी पत्नी को सिखाए कि पति क्या होता है, सास ससुर क्या होते हैं। आज शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक इसके मन में पति और सास ससुर का डर ही नहीं है। कैसी लड़की है ये? हम भी किससे कह रहे हैं, गलती तो हमारी है। हमने ही इसे सिखाया था कि ससुराल में कोई भी दिक्कत हो तो सीधा अपने बड़े भाई का नाम ले लेना। आपके भाई से पूरा शहर डरता है। अरे शहर तो छोड़ो, आपके भाई की पहुंच तो चीफ मिनिस्टर तक है, तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा आपका।
अपने भाई का नाम लो, सबको डराओ धमकाओ, चाहे फिर आप गलत हो या सही हो। बस हमारी बेटी ने यही किया। ससुराल में जाते ही थोड़ा सा कुछ अपनी आदत के अनुकूल नहीं हुआ तो अपने भाई का नाम लेकर शुरू हो गई मैडम सबको धमकी देना। फिर इस हिसाब से तो कथ्या बिन्नी को तो बहुत नाजायज फायदा उठाना चाहिए अपने पति का। ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है और करवा सकती है, हम सबको डरा धमका सकती है कि हमारे खिलाफ कोई भी मत बोलना वरना हमारा पति आ जाएगा लड़ने के लिए। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, उसे पता है कि किस समय पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इतना कहकर वैष्णवी जी ने गहरी सांस ली और प्रीतिका का रोना धोना बढ़ गया, जिसे देखकर वे बोली, ये रोने का दुखी होने का नाटक हमारे सामने मत करना। हम आपकी सगी माँ हैं, हम आपकी रग रग से वाकिफ है बेटा। हमें सब पता है कि आप किस समय क्या करती हैं। आपको दया नहीं आती कि इस लड़की को बीमारी है कि अगर इसे थोड़ा सा भी टेंशन होगा तो इसका हार्ट कमजोर होगा, ये कोमा में भी जा सकती है। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है, फिर भी दया नहीं आती, आपको कुछ भी कह देती है। अरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इनके। चलिए, आपको अपनी भाभी पसंद नहीं है, उन पर आपको दया नहीं आती, उनके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने भाई की तो चिंता है ना। आप अपने भाई से तो प्यार करती है ना, और आपका भाई आपकी भाभी से प्यार करता है, और आपकी भाभी को कुछ हो गया तो आपके भाई का क्या होगा? आप तो लिया बैग और बच्चों को गोद में उठाकर चली जाएंगे जयपुर, पीछे हमें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा ना। बताओ ना, है आपको अपने भाई से प्यार? हमारे हिसाब से तो आपको अपने भाई से भी प्यार नहीं है, आप अपने भाई का भी केवल फायदा उठाते हैं। क्योंकि भाई से प्यार करने वाली बहन ऐसी नहीं होती। जब बहन को दिख रहा है कि हमारा भाई दर्द में है और वो रो रहा है, उसने अपनी दादी को खोया है, वो अभी तकलीफ में है, तो हम अपने भाई को और तकलीफ नहीं देंगे। जब माहौल शांत होगा, 10-15 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद आराम से अपने भाई से बात करेंगे कि देखिए भाई साहब, ये सब हुआ था। ये तो होती है एक बहन जो अपने भाई की पीड़ा समझती है, और एक आप है जो अपने रोते हुए भाई के पास आकर बैठ गई, उन्हें सांत्वना देने के बजाय उन्हें उनकी पत्नी के खिलाफ भड़काने लगी। दरअसल आप ये चाहती थी कि आज तो कुंवर कायम अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार ही दे ताकि आपको शांति मिल जाए। प्रीतिका रोते बिलखते हुए अपने हाथ जोड़कर ना में अपनी गर्दन हिलाती है। वैष्णवी जी ने गहरी सांस ली और प्रीतिका का रोना धोना बढ़ गया, जिसे देखकर वे बोली, ये रोने का दुखी होने का नाटक हमारे सामने मत करना। हम आपकी सगी माँ हैं, हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं बेटा। हमें सब पता है कि आप किस समय क्या करती हैं। आपको दया नहीं आती कि इस लड़की को बीमारी है कि अगर इसे थोड़ा सा भी टेंशन होगा तो इसका हार्ट कमजोर होगा, ये कोमा में भी जा सकती है। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है, फिर भी दया नहीं आती, आपको कुछ भी कह देती हैं। अरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इनके। चलिए, आपको अपनी भाभी पसंद नहीं है, उन पर आपको दया नहीं आती, उनके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने भाई की तो चिंता है ना। आप अपने भाई से तो प्यार करती हैं ना, और आपका भाई आपकी भाभी से प्यार करता है, और आपकी भाभी को कुछ हो गया तो आपके भाई का क्या होगा? आप तो लिया बैग और बच्चों को गोद में उठाकर चली जाएंगे जयपुर, पीछे हमें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा ना। बताओ ना, है आपको अपने भाई से प्यार? हमारे हिसाब से तो आपको अपने भाई से भी प्यार नहीं है, आप अपने भाई का भी केवल फायदा उठाती हैं। क्योंकि भाई से प्यार करने वाली बहन ऐसी नहीं होती। जब बहन को दिख रहा है कि हमारा भाई दर्द में है और वो रो रहा है, उसने अपनी दादी को खोया है, वो अभी तकलीफ में है, तो हम अपने भाई को और तकलीफ नहीं देंगे। जब माहौल शांत होगा, 10-15 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद आराम से अपने भाई से बात करेंगे कि देखिए भाई साहब, ये सब हुआ था। ये तो होती है एक बहन जो अपने भाई की पीड़ा समझती है, और एक आप है जो अपने रोते हुए भाई के पास आकर बैठ गई, उन्हें सांत्वना देने के बजाय उन्हें उनकी पत्नी के खिलाफ भड़काने लगी। दरअसल आप ये चाहती थी कि आज तो कुंवर कायम अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार ही दे ताकि आपको शांति मिल जाए। प्रीतिका रोते बिलखते हुए अपने हाथ जोड़कर ना में अपनी गर्दन हिलाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कथ्या और कायम को दया आने लगी, क्योंकि प्रीतिका को धक्का लगा था अपनी माँ की तरफ से, एक बहुत बड़ा झटका लगा था अपनी सगी माँ की तरफ से। सच कहते हैं, एक बच्चे को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उसकी माँ ही दे सकती है, और वो काम आज वैष्णवी जी ने किया था। अगर यह काम वे थोड़ा पहले कर देती तो शायद सब कुछ अच्छा रहता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। प्रीतिका अब नजर मिलाने के लायक नहीं थी, वो नजर झुका कर खड़ी थी और बस रोए जा रही थी। उसे रोता हुआ देखकर वैष्णवी जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानती है कि उनकी बेटी की करतूत कुछ खास अच्छी नहीं है। वो किसी को बर्बाद नहीं करना चाहती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि किस समय में क्या बोलना चाहिए, और अपनी भाभी को ही अपना प्रतियोगी समझ कर बैठी है, जबकि वो खुद भी जानती कि उसकी भाभी बहुत अच्छी इंसान है। कई बार उसने अपनी माँ से कहा है कि भाभी दिल की अच्छी इंसान है, लेकिन न जाने क्यों रह रहकर प्रीतिका को दौरे पड़ते हैं, और फिर वो कथा के खिलाफ कुछ ऐसा कर जाती है कि सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। प्रीतिका रोए जा रही थी, तभी वैष्णवी जी ने अपनी नजरें घुमाई, तब उन्हें अपनी नंद नजर आई, यानी कि कायम की बुआ सा। उम्र में वैष्णवी जी से बड़ी थी, लेकिन दिमाग से पैदल थी, तभी तो आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी थी। वैष्णवी जी ने उन्हें एक नजर देखा और कहा,
आपके भाई साहब के समय आपने क्या कुछ नहीं कहा। हमारी सासू माँ से कि वैष्णवी अशुभ है, उसने जब से भाई साहब के जीवन में कदम रखा है तब से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। और देखिए आज भाई साहब के साथ क्या हुआ, सब कुछ वैष्णवी के कारण हुआ। ननंद सा, हमें सब कुछ पता था, हम सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन हमने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। अरे हमारे दिल पर क्या बीती थी ये हमें जानते हैं। एक तो उस समय ऐसी हालत थी, ऊपर से आपकी इतनी गंदी बातें सुनकर क्या बीती होगी हमारे दिल पर, आपने कभी सोचा नहीं। हमारे दोनों बच्चे इतने छोटे थे, लेकिन हमारा बड़ा बेटा वो सब समझ रहा था। उसने सब कुछ सुना कि उसकी बुआ क्या क्या कहती है उसकी माँ के बारे में, लेकिन फिर भी कुंवर कायम ने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, जाने दिया, आपको माफ किया आपको, क्योंकि हमारा बेटा बड़े दिल का इंसान है, आपकी तरह छोटी सोच और छोटे दिल वाला नहीं है। आपने हमारे बारे में जो कुछ भी कहा वो अतीत की बातें हैं, हम सब भूल कर आगे बढ़ गए थे। लेकिन आप होती कौन है हमारी बहू के बारे में बोलने वाली, किसने हक दिया आपको कि आप हमारे घर में आकर ये सब कहेंगे। सच्चाई बता दे आपकी तो सुनो, आपको सगी माँ भी आपको नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी किस प्रकार की है। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी होगी तो देख रही होगी कि उनकी बेटी अभी भी वैसी ही है। पहले अपनी भाभी को परेशान किया और अब अपनी भाभी की बहू को, लेकिन याद रखना नंद सा, उस समय हम चुप थे, मजबूर थे, लेकिन अब नहीं। बात हमारी बहू की है, अगर हमारी बहू के खिलाफ एक शब्द भी किसी ने बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कहिए, और उसके बाद जो हम कहेंगे उसे सुनने की भी हिम्मत रखिएगा। किसी में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अभी अभी घर में क्या हुआ है किसी को पड़ी ही नहीं है, बस जो पहले ही कमजोर निशाना मिलता है उसको परेशान करो। अरे कम से कम थोड़ी मर्यादा रख लीजिए कि घर में क्या हुआ है। बाबा साहिब की हालत खराब है, उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है, किसी को वो नहीं दिख रहा है, सबको बस ये दिख रहा है कि ये घर में बने नॉर्मल से काड़े से दादी सा चली गई। अरे क्या खाक पढ़े लिखे हो आप सब लोग, हम साफ तौर पर कह देते हैं अब हमारे घर में कोई हंगामा नहीं होगा, जितना होना था हो चुका। अब 10 दिन तक एकदम शांति बनी रहनी चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है और किसी को बोलने की कुछ ज्यादा ही तड़प होती है तो चुपचाप अभी के अभी हमारे घर से बाहर चला जाए। हम नहीं चाहते कि इस घर में रहने वाला एक भी इंसान अपने मुंह से कुछ भी कहे। हमें हमारी सास की आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी है, ना कि इस घर में हंगामा चाहिए। वैष्णवी जी की जोरदार आवाज पूरे राणा महल के हाल में गूंज उठी। सब लोग चुप हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। कथ्या आंखों में आंसू लिए अपनी सासू माँ को देख रही थी। आज पहली बार उसे पता चला कि एक माँ का प्यार और माँ का साथ किस प्रकार का होता है, किस प्रकार एक माँ अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ती है, जिस प्रकार आज वैष्णवी की कथ्या के लिए लड़ रही थी। कथ्या को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी सासू माँ ने उसके लिए सब कुछ कह दिया, यहाँ तक कि अपनी सगी बेटी को भी। वैष्णवी जी की सांसें फूलने लगी। ये देखकर कायम उनके पास आया, उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके आंसू साफ करते हुए बोला, बस माँ सा, अब आप कुछ नहीं कहेंगी। इन लोगों के लिए हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर हमारे दादा सा को संभालना है, न कि इन जैसों के मुंह लगना है जिन्हें केवल दूसरों को नीचा दिखाना आता है। फाया कायम के इन शब्दों ने प्रीतिका और बुआ जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस करवाई। कायम अपनी मां को लेकर वहां से चला गया और जाते हुए उसने अपनी खतरनाक आंखों से उस महिला को देखा जिसने कथ्या के लिए बुरा कहा था। कायम को खतरनाक नजरों को देखकर वो महिला घबरा कर तुरंत वहां से चली गई। कायम जा चुका था और कथ्या वहीं खड़ी प्रीतिका को रोते हुए देखे जा रही थी। अभय ने गहरी सांस ली और प्रीतिका का हाथ पकड़कर बोला, अब और कुछ बोलना चाहती हैं आप? प्रीतिका ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो अभय ने गुस्से से उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, खुद के साथ साथ हमारी और हमारे माता पिता की नाक कटवाती रहती हैं आप। चलिए यहाँ से, आज के बाद आना मत, यहाँ शांति से रहो और इन सब को भी रहने दो। प्रीतिका रोते हुए बोली, न नहीं हाँ, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हम 10-15 दिन यहीं रुकेंगे। अभय, क्यों घर में और विघ्न करवाने हैं आपको? पेट भरा नहीं क्या आपका अभी तक? या शर्म बेच दी है आपने? प्रीतिका और अधिक रोने लगी, जिसे देखकर अभय ने गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से एक कमरे में ले गया। कथ्या चुपचाप खड़ी थी, तभी उसकी नजर अपनी बुआ सास पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और बोली, किसी के दर्द कम न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें दुख रूपी आग में घी डालने का काम भी मत करो। ऐसे मत देखिए बुआ सा, अब हम आप सबको सुन सुनकर थक चुके हैं, इसलिए अब से हम बहुत बोलेंगे तो सुनने की आदत डाल लेना सब लोग। फाया बुआ जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वे कुछ बोली नहीं और एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ गई। कथ्या ने गहरी सांस ली, तभी काशवी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर भावुकता से बोली, आज हमें लग रहा है कि हम दोनों के जीवन में माँ की कमी पूरी हो गई है। अब हम दोनों के साथ हमेशा हमारा सासू माँ रहेंगी, इन सब से बचाने के लिए। कथ्या भाव विभोर हो गई और दोनों सीधा रसोई में चली गई। आज की रात तो ऐसे ही बीत गई। कायम अपनी माँ के पास रहा और उनकी गोद में सिर रखकर अपने दादी सा को याद करता रहा। वहीं कथ्या, काशवी और काव्यांश इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। काव्यांश दुखी होकर बैठा हुआ था, तभी कथ्या उसकी तरफ कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोली, पी लीजिए, अच्छा लगेगा। काव्यांश, भाभी सा,
आज हमने भाई सा को टूटते हुए देखा, पहली बार जब हमने उन्हें बताया कि दादी सा। ये सुनकर कथ्या दुखी होकर बोली, उनकी हालत तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अब हम सबको मिलकर चलना होगा, खास करके दादा सा हुकुम को संभालना होगा। काशवी काव्यांश के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, जी जी, भाई साहब को तो आप ही संभाल लेना, बाकी सभी की अकल तो वैसे भी ठिकाने लग चुकी है। ये सुनते ही कथ्या ने उसे चुप रहने का इशारा किया, जिसे देखकर काव्यांश हैरानी से बोला, क्या हुआ है, इशारेबाजी क्यों चल रही है? देखो भाभी सा, प्लीज झूठ मत बोलना, और काशवी जल्दी बोलो क्या हुआ है, वरना अपनी कसम दूंगा। काशवी, हाँ हाँ, हम तो आपको सब बताना चाहते हैं, तो सुनिए आज क्या कांड किया आपकी लाडली बहन और बुआ जी ने। इतना कहकर काशवी ने काव्यांश को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। हमसे केवल 1.5 साल बड़ी है दीदी, लेकिन अक्ल विप्लव के जितनी भी नहीं है उनके अंदर, इन्हें घर में आने ही मत दिया करे। पाउटिंग। कथ्या गहरी सांस लेते हुए बोली, आप शांत रहिए देवर सा, अब कोई हंगामा नहीं करना है। काव्यांश, क्या शांत रहें भाभी सा, इन लोगों ने खुद ने बहुत महान कार्य किए हैं अपने ससुराल में, जो दूसरों को ज्ञान देती रहती हैं। अरे जैसी हमारी बुआ सा है वैसी ही हमारी बहन भी निकली, अपनी भाभी को परेशान करना आता है। बस ये 10-15 दिन बीत जाएं, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। कथ्या उसकी भावनाएं समझते हुए बोली, अच्छा अब आप दोनों थोड़ी सी आराम कर लीजिए, कल से मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। काशवी, और आप? काव्यांश, भाई सा कहाँ है, उनके पास जाइए ना। कथ्या, वो माँ सा के साथ हैं, हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, वैसे भी वे हमारे लिए अपना दर्द भी भूल जाते हैं, अब उन्हें अपनी माँ के पास थोड़ा सुकून लेने दीजिए। काशवी, चलिए हम तीनों सोने जाते हैं। काव्यांश, हाँ भाभी सा चलो। कथ्या, अच्छा आप दोनों जाइए, हम बच्चों से बात करके आते हैं, अर्थ का कई बार कॉल आया है। काशवी और काव्यांश हाँ बोलकर चले गए, और कथ्या ने जल्दी से कॉल किया तो अर्थ ने ही अटेंड करके तुरंत कहा, मम्मा आप कैसे हो? कथ्या रसोई में आकर बोली, ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये काया इतनी क्यों रो रही है? अर्थ, इसको पापा के पास जाना है, कब से आर्य की गोद में चढ़ी हुई है, हम दोनों से दूर ही नहीं हो रही, मामी सा ने बड़ी मुश्किल से इसे खाना खिलाया था, और ये बनी तो चिल्ला चिल्ला कर सर दर्द करवा रहा है सबका। कथ्या गहरी सांस लेते हुए बोली, मोबाइल स्पीकर पर रखिए। अर्थ ने ऐसा ही किया और मोबाइल लेकर आर्य के पास आया, जो बेड पर बैठा हुआ था, और काया उसकी गोद में चढ़कर उससे लिपटी हुई रोए जा रही थी, और विप्लव आर्य की पीठ पर लटक रहा था। अर्थ ने मोबाइल उनकी तरफ करके कहा, मम्मा अब बोलो। कथ्या, काया और बनी। ये आवाज सुनते ही विप्लव तो पगला गया और तुरंत मोबाइल के पास आकर बोला, सोना। स्माइलिंग फेस काया भी आर्य से दूर होकर मोबाइल के पास आई और बोली, सोना सोना, पापा चाहिए हमको, पापा जाना। ये सुनते ही कथ्या भावुक हो गई और खुद को संभालते हुए बोली, बेटू पापा बाहर सो गए हैं, निन्नी ले रहे हैं, अब आप ही सो जाओ प्लीज। काया, नो नो नो, हमको पापा के छात सोना। कथ्या उसे समझाने लगी, तभी कायम रसोई में आया। उसने देखा कथ्या रसोई की खिड़की के पास खड़ी कॉल पर बात करते हुए बोल रही थी, बेटू प्लीज इतनी जिद मत करो। ये आवाज सुनते ही विप्लव तो पगला गया और तुरंत मोबाइल के पास आकर बोला, सोना। स्माइलिंग फेस काया भी आर्य से दूर होकर मोबाइल के पास आई और बोली, सोना सोना, पापा चाहिए हमको, पापा जाना। ये सुनते ही कथ्या भावुक हो गई और खुद को संभालते हुए बोली, बेटू पापा बाहर सो गए हैं, निन्नी ले रहे हैं, अब आप भी सो जाओ प्लीज। काया, नो नो नो, हमको पापा के छात सोना। कथ्या उसे समझाने लगी, तभी कायम रसोई में आया। उसने देखा कथ्या रसोई की खिड़की के पास खड़ी कॉल पर बात करते हुए बोल रही थी, बेटू प्लीज इतनी जिद मत करो। कायम वहीं दरवाजे पर रुक गया, उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर वो बढ़ाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार वो आगे बढ़ गया और काया ने उसकी आवाज भी सुन ली तो फिर वो लड़की एक पर रुकेगी नहीं, हंगामा खड़ा कर देगा और कायम के पास आकर रहेगी। लेकिन फिलहाल कायम बच्चों को संभालने की अवस्था में नहीं, अभी उसे थोड़ा समय चाहिए। वो अपनी पत्नी को देखे जा रहा था, जो कितनी मेहनत कर रही थी, परेशान हो रही थी बच्चों के कारण। काफी देर तक काया को समझाने के बाद कथ्या अंत में बोली, अच्छा अच्छा अब बस करो, हम आपको पक्का पापा के पास लाएंगे, लेकिन तब तक आप कोई बदमाशी नहीं करोगी और दोनों भैया की बात मानोगी, प्रोमिस करो बेटू। काया कायम से मिलने के लालच और तड़प में तुरंत मान गई और कथ्या चैन की सांस लेते हुए बोली, अर्थ साइड में आकर बात करो। अर्थ एक तरफ आया और बोला, यस मम्मा। कथ्या सीरियस होकर बोली, देखो बेटा, आपकी बहन अभी छोटी है, उसे इतनी अकल नहीं है, लेकिन है तो आखिर में एक लड़की ही, आप उसका पूरा ध्यान रखना, ठीक है? उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। अगर उसे वॉशरूम जाना हो तो मामी सा को साथ में भेजना, कोशिश करना कि वो घर से बाहर बिल्कुल ना जाए, किसी भी कीमत पर नहीं। अर्थ, मम्मा हम पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन आप हमसे झूठ मत बोलना, बड़ी दादी सा शिवजी के पास चले गए हैं ना।
ये सुनते ही कथ्या ने अपनी आंखें बंद कर दी और दुखी होकर बोली, हाँ बेटा, आपकी बड़ी दादी शिवजी के पास चले गए हैं। शिवजी ने उन्हें बुला लिया, लेकिन आप ये बात वहाँ किसी से मत करना, ठीक है? आर्य को तो पता ही होगा। अर्थ, हाँ उसे पता है। उसने मामीसा को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था, फिर हमसे आकर कह रहा था, बहुत रोया और हमें भी रुलाया। कथ्या गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है बेटा, अब जो हो गया वो तो हो गया। आप अपने दिमाग पर कोई गलत असर मत लेना, ठीक है? पर दादी साहब भले ही शिव जी के पास चले गए, लेकिन वे हम सबको हमेशा देखेंगे। अपना प्यार और ब्लेसिंग हमेशा हम सबको देंगे, तो हमें उनको खुश होकर ही विदाई देनी चाहिए, ठीक है? अब कुछ दिनों तक आप स्कूल तो नहीं जा पाएंगे बेटा, हमने आपकी टीचर से बात कर ली है, लेकिन हाँ आप घर पर पढ़ाई करना, दोनों भाई मिलकर। और काया को तो पकड़कर अपने पास ही रखना, ठीक है? और एक बात, वैसे तो हमने भाभीसा से कह दिया, लेकिन फिर भी आपसे भी कह देते हैं कि विप्लव की जो दवाई है वो उसे टाइम से दे देना, वो बदमाश दवाई खाने में एक नंबर का चोर है। अर्थ, ओके मम्मा, बट आप हमसे प्रॉमिस करो आप रोओगे नहीं, अपना और पापा का ध्यान रखोगे। कथ्या, पक्का बेटा। चलिए अब बहुत लेट हो गया है, आप चारों सो जाओ। जय श्री कृष्णा। स्माइलिंग फेस। अर्थ, जय श्री कृष्णा मम्मा। कथ्या ने कॉल कट किया और जैसे ही मुड़ी तो सामने खड़े अपने पति को देखकर हैरान रह गई। उसने सिर पर पल्लू लगाना चाहा, तभी कायम अपनी भारी आवाज में बोला, रहने दीजिए, अभी जरूरत नहीं है। फायर, इतना कहकर कायम आगे आया और फिल्टर मशीन से अपने लिए एक ग्लास गर्म पानी लेने लगा। ये देखकर कथ्या उसके पास आकर बोली, लाए हम कर देते हैं। कायम, नहीं। कथ्या उसके शांत और भावहीन चेहरे को देखकर दुखी हुए जा रही थी। उसे ये वाला कायम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों तक झेलना पड़ेगा। कायम ने पानी पिया और ग्लास को सिंक में रखते हुए बोला, खाना खाया चारों ने? फायर, कथ्या स्लैब से टिककर खड़ी हुई और बोली, हाँ बड़ी मुश्किल से खाया है। हम क्या कह रहे थे कि आप एक बार काया से बात कर लेते हैं, उसे शांति मिल जाती। इससे आगे वो कुछ कहती, तभी कायम बोला, नहीं, अभी कुछ दिनों तक हमारे अंदर कोई हिम्मत और इच्छा नहीं है। वो हमसे बात करेगी, हम उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे, ना उसे वो सब दे पाएंगे जो उसे चाहिए, तो वो और ज्यादा दुखी होगी। इससे अच्छा है कि कुछ दिनों तक रुक जाते हैं, जब हम थोड़ा अच्छा महसूस करने लगेंगे और इस माहौल से बाहर निकलेंगे, तब हम आराम से उससे बात करेंगे। फाया। कथ्या, जैसा आपको उचित लगे। कायम वहां से जाने लगा और कथ्या उसे देखे जा रही थी, तभी वो रुका और बिना उसकी तरफ देखे बोला, 11:30 बज रहे हैं, सोना नहीं है आपको? कथ्या, आप कहाँ सो रहे हो? कायम, अभी कुछ दिन हमारे साथ नहीं सो सकती आप, हम बाहर रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, आप मासा के पास जाइए और हर रात को अकेली बाहर मत आना, घर में गैर पुरुष भी है, पानी की बोतल लेके सोना। फाया। कथ्या ने हाँ कहा और आगे बढ़ने लगी, तभी कायम बोला, आइए हम आपको मासा के कमरे तक छोड़ देते हैं। फाया। कथ्या उसके पीछे पीछे चलने लगी। कायम ने उसे वैष्णवी जी के कमरे तक छोड़ा और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही कथ्या ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी सासू माँ के पास जाकर लेट गई। वैष्णवी जी गहरी नींद में सो रही थी। कथ्या को उन्हें देखकर रोना आ गया और वो उनसे लिपट कर सो गई। रात के 2 बजे राणा महल में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग सो गए थे, लेकिन कायम जाग रहा था। वो महल के हॉल में दादी सा की तस्वीर के पास जमीन पर बैठा हुआ था। आंखें लाल थी, लब सूखे पड़े थे और चेहरा भावहीन। अब वो पहले की तरह शांत और भावहीन हो गया था और ऐसे ही दिन बीतने लगे। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, लेकिन कायम किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। वो या तो अपना फोन चलाता या फिर दादा सा के बाद गुमसुम बैठा रहता, क्योंकि वे खुद गुमसुम हो गए थे। अपने पति की ऐसी हालत देखकर कथ्या को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब उसे एक बार फिर से वही तपस्या करनी होगी अपने पति को पाने के लिए, जो उसके विवाह के बाद की थी। लगभग तो सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन कुछ रिश्तेदार अभी भी रुके हुए थे, जिनमें कायम की बुआ सा, उसके फूफा सा, कायम की मासी सा, मौसा सा और एक दो कुछ रिश्तेदार थे। अभय प्रीतिका को लेकर उसी दिन ही चला गया था। हालांकि प्रीतिका नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि अभय ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और वह डर के मारे उसके साथ चली भी गई थी और उसके सास ससुर भी चले गए थे। रात के 8 बजे सब लोग डाइनिंग एरिया में आकर बैठ गए, लेकिन कायम की चेयर खाली देखकर वैष्णवी जी रसोई में आकर बोली, कुंवर कायम कहाँ है बेटा, उन्हें खाना नहीं खाना क्या? कथ्या गर्म फुलके बनाते हुए बोली, पता नहीं, शायद बाहर बगीचे में होंगे दादा सा के साथ। वैष्णवी जी हैरानी से बोली, सच सच बताना बेटा, सब ठीक तो है ना? आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं चल रही है ना? कथ्या, नहीं मासा, वो कहाँ लड़ाई करते हैं हमसे, वो तो बहुत समझदार हैं, लेकिन अभी दुखी है, इस वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वैष्णवी जी, वो तो हम समझते हैं बेटा, उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुनकर पता चलता है, लेकिन पिछले 7 दिनों से आप हमारे साथ सो रही है और वे अलग सो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, इतनी भी मर्यादा नहीं रखनी होती है। काव्यांश और काशवी भी तो साथ में सो रहे हैं, फिर आप दोनों कोई संत महात्मा थोड़ी ना हो।
माँ सा के जाने का दुख सबको है, लेकिन ईश्वर की कृपा से माँ साहब बहुत उम्र पाकर गए हैं। उन्होंने सब सुख देखे हैं, बस एक दुख अपने बेटे का लेकर गई हैं। बाकी तो सब ठीक ही था। उनकी याद हम सबको आती है, लेकिन अब सबको जीवन में आगे बढ़ना होगा और आप दोनों की पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। इतने दिन हो गए बच्चे घर नहीं आए हैं, ना आप दोनों बच्चों से मिलने जाते हो ना कुछ और। चलिए बच्चों को तो सब संभाले रहे हैं, कोवर काव्यांश बार बार जाते हैं वहां पर, लेकिन आप दोनों का क्या? आज आप हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं सोएंगे, ठीक है? आपके पति को आपकी जरूरत है। हम नहीं कह रहे कि ऐसा वैसा कुछ कीजिए, हम बस ये कह रहे हैं कि दोनों साथ में रहिए, पास में बैठिए, बात करने से भी सुकून मिल जाता है। अरे जीवन साथी की तो आवाज ही काफी होती है हमारे सारे दुख दर्द खत्म करने के लिए। बस आज आपको यही करना है। वैसे भी कुंवर कायम आपकी हर बात मानते हैं, थोड़ी जिद कर लोगी तो जरूर मान जाएंगे, ठीक है? कथ्या, आप सही कह रही मासा, लेकिन हमने सोचा था कि यहाँ पर सारा काम निपटा जाएगा और जब हम सब लोग वापस घर जाएंगे तब हम उन्हें आराम से समझाएंगे, उनके पास बैठेंगे। यहाँ पर तो मौका ही नहीं मिलता है, जब देखो तब समाज के लोग आते रहते हैं और राणा साहब से मिलते रहते हैं। पूरा दिन तो उनका ऐसे ही बीत जाता है और रात को भी फिर हम व्यस्त हो जाते हैं और फिर आपके बेटे मेहमान कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। तब आप ही बताइए हम क्या करें? वैष्णवी जी उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, हम समझते हैं बेटा, लेकिन कथियम सदन जाने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। तब तक क्या आप ऐसे ही दोनों अजनबी बनकर रहेंगे घर में? अच्छा नहीं लगता, ठीक है? उनसे बात करना, उनके पास बैठना। अभी उन्हें खाना खाने के लिए बुला लीजिए और आप ही जाइए, कोई और नहीं जाएगा, ठीक है? कथ्या हल्के मुस्कुरा दी और सर पर पल्लू लगाकर रसोई से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया से होते हुए सीधा महल के बाहर आई। बगीचे के एंट्रेंस पर आकर उसने देखा कि कायम अपने दादा सा का हाथ पकड़कर उन्हें घास पर नंगे पैर चला रहा था। ये प्यारा सा दृश्य देखकर कथ्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कायम ने तो अब जैसे कि शर्ट और पैंट पहनना बंद ही कर दिया था, वो डेली कुर्ता और पजामा पहन रहा था। यह उसका अपना तरीका था अपनी दादी सा के प्रति सम्मान प्रकट करने का। इस समय उसने सिंपल कॉटन का ग्रे कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन पहले की तरह चेहरे पर वो मुस्कान, आंखों में वो चमक, दुनिया भर की भावनाएं अब नहीं थी। शायद वो सब वापस आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। कथ्या प्यार से उसे देखते हुए बोली, हम हमारे पुराने राणा सा को बहुत मिस कर रहे हैं। आप इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी छुप छुप कर हमारा पूरा ध्यान रखते हैं और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। स्माइलिंग फेस। कथ्या ने गहरी सांस ली और उन दोनों के पास आई। जब कायम ने उसे देखा तब उसके बेचैन दिल को सुकून मिला, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। कथ्या दादा सा को देखते हुए बोली, दादा सा आइए भोजन कर लेते हैं। दादा सा बेमन से बोले, बेटा हमें भूख नहीं है, आप सब खा लो। कथ्या प्यार से बोली, अरे हमारे दादा सा आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? और हम जानते हैं कि आपको पसंद नहीं है कि आपके सारे बच्चे भूखे रहें, तो आपके सारे बच्चों के लिए ही खाना खा लीजिए। आइए, आज हमने आपकी पसंद की दाल मखनी बनाई है और साथ में गरम गरम फुलके भी हैं। स्माइलिंग फेस। दादा सा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा चलिए। कथ्या को सुकून मिला कि कम से कम दादा सा भले एक दो रोटी ही सही, लेकिन खाना तो खा लेते हैं। कभी कायम की बात मानकर तो कभी कथ्या की बात मानकर, बाकी तो वे किसी की बात सुनते भी नहीं हैं। कथ्या ने एक नज़र कायम को देखा और कहा, आप भी आ जाए, हम थाली लगा रहे हैं। इतना कहकर कथ्या तुरंत वहां से चली गई। कायम उसे जाते हुए देख रहा था और फिर अपने दादा साहब अपने साथ अंदर ले गया। उसने अपने दादा साहब को डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी और मुख्य चेयर पर बिठाया और खुद उनके पास बैठ गया। खाना परोस दिया गया था, जिसे देखकर किसी को भी खाने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कायम ने एक निवाला लिया और अपने दादा सा को खिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से दादा सा के गले से एक एक निवाला निकलता था, लेकिन अपने पोते के लिए वे ये सब कर रहे थे ताकि वो भी खाना खाएं, क्योंकि कायम ने उनसे साफ तौर पर कह दिया था कि अगर वे खाना नहीं खाएंगे तो कायम भी नहीं खाएगा। दादा सा का भोजन होने के बाद कायम उन्हें उनके कमरे में ले गया और दवाई देकर सुलाने लगा। वहीं बाहर सबने खाना खा लिया था और अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन कथ्या और वैष्णवी जी वहीं चेयर पर बैठी हुई थी। वैष्णवी जी उसके सिर से पल्लू हटाते हुए बोली, पता है ना आज आपको उनके पास जाना है। कथ्या, हम कैसे जाएंगे मासा? वे दादा सा के साथ सोते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वैष्णवी जी, अच्छा तो अभी जब वे खाना खाने आएंगे तब उनके साथ समय बिताना, ठीक है? हम भी जाते हैं, आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहते। इतना कहकर वैष्णवी जी वहां से चली गई और कुछ ही देर बाद कायम अपना शांत और भावहीन चेहरा ले वहां पर आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने देखा कथ्या टेबल पर सिर रखकर बैठी हुई थी। कथ्या को पता नहीं था कि कायम आ चुका है। वो बस चिंतित होकर बोली, अब बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। कथ्या के इतना कहते ही उसके सिर पर एक हाथ रखा गया। सबने खाना खा लिया था और अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन कथ्या और वैष्णवी जी वहीं चेयर पर बैठी हुई थी। वैष्णवी जी उसके सिर से पल्लू हटाते हुए बोली, पता है ना आज आपको उनके पास जाना है। कथ्या, हम कैसे जाएंगे मासा? वे दादा सा के साथ सोते हैं, उनका ध्यान रखते हैं।
वैष्णवी जी, अच्छा तो अभी जब वे खाना खाने आएंगे तब उनके साथ समय बिताना ठीक है, हम भी जाते हैं, आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहते। इतना कहकर वैष्णवी जी वहां से चली गई और कुछ ही देर बाद कायम अपना शांत और भावहीन चेहरा लिए वहां पर आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने देखा कथ्या टेबल पर सिर रखकर बैठी हुई थी। कथ्या को पता नहीं था कि कायम आ चुका है। वो बस चिंतित होकर बोली, अब बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। कथ्या के इतना कहते ही उसके सिर पर एक हाथ रखा गया। उस स्पर्श को पाते ही कथ्या ने तुरंत सिर उठाकर देखा तो उसके बगल वाली चेयर पर बैठी वैष्णवी जी उसे प्यार से देख रही थी और मुख्य चेयर पर बैठा कायम अपनी काली गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। ये देखकर कथ्या को हैरानी हुई क्योंकि उसे लगा था कि कायम ने उसके सिर पर हाथ रखा है, लेकिन यहाँ तो वैष्णवी जी थी जो प्यार से बोली, आपको नींद आ गई थी बेटा, जाइए जाकर सो जाइए, हम कुंवर कायम को खाना सर्व कर देंगे। कथ्या को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। कुछ देर पहले ही तो वैष्णवी जी ने उससे कहा था कि अपने पति के साथ समय बिताओ, तो अब वे उसे जाने के लिए क्यों कह रही हैं। कथ्या चेयर से उठी और वहां से सीधा रसोई में चली गई और उसके पीछे पीछे वैष्णवी जी भी आई, जिन्हें देखकर वो हैरानी से बोली, क्या हुआ माँ सा, आप वापस कैसे आए। वैष्णवी जी गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं क्या हुआ है, आपके पति को अभी हमारे कमरे में आए थे, बोल रहे थे कि कथ्या सो रही है, उससे कहो कमरे में जाकर आराम से बेड पर सो जाएं और आप हमें खाना डाल दीजिए लाडो, इसलिए हमें आना पड़ा। ये सुनते ही कथ्या को बुरा लगा कि कायम अब उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है कि खाने के लिए भी अपनी माँ को बुला रहा है। कथ्या ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है माँ सा, आप अपने बेटे को खिला दीजिए, हम जा रहे हैं। वैष्णवी जी, अरे बेटा, ऐसे बुरा मत मानो, हमारा बेटा आपका पति है, आप जाइए, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। कथ्या ने गहरी सांस ली और वहां से चली गई। जब वो रसोई से बाहर डाइनिंग एरिया में आए तो उसने देखा कायम अपने फोन में ईमेल चेक कर रहा था। ये देखकर कथ्या बोली, माँ के हाथ से खाना खा लेना माँ के लाडले बेटे। कथ्या के इतना कहते ही कायम ने तुरंत मुड़कर देखा और अपनी दमदार आवाज में कहा, बताओ क्या अभी ज्यादा बोल रही हो। फायर कायम का रिएक्शन देखकर कथ्या मुस्कुरा दी और बोली, धन्य हो महादेव, आपके लाडले के रिएक्ट तो किया, स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही कायम झेप गई, उसने तुरंत कथ्या से मुंह फेर लिया और अपने फोन को देखने लगा। कथ्या मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। जब उसकी पायल की छन छन की आवाज धीमी हुई तब जाकर कायम ने मुड़कर उस दिशा में देखा और आज इतने दिनों बाद उसके होठों पर बेहद खूबसूरत किंतु छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी वैष्णवी जी खाना लेकर आई और प्यार से बोली, लीजिए भोजन ग्रहण कीजिए। स्माइलिंग फेस कायम ने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और खाना खाने लगा। हालांकि इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन खाना तो पड़ेगा वरना शरीर चलेगा कैसे। कायम चुपचाप खाना खा रहा था और वैष्णवी जी उसे देखे जा रही थी और प्यार से बोली, बेटा कब तक ये सब चलने वाला है। कायम, क्या। वैष्णवी जी, आपका ये निर्मोही अवतार जिससे हम सब परेशान हो चुके हैं। कायम, अब हम निर्मोही किसी भी रूप से नहीं है, आप सब जानते हैं और कभी होना भी नहीं चाहते। जो कुछ मिला है उससे खुश हैं हम, लेकिन कुछ दिनों तक स्वयं को शांत रखना चाहते हैं, वापस सामान्य होना चाहते हैं और इसमें समय लगेगा, तो आप सबको समझना चाहिए। फाया वैष्णवी जी, तो आप और बिन्नी एक कमरे में क्यों नहीं सो रहे। कायम कठोरता से बोला, माँ सा, आप कैसी बातें कर रही हो, ये कोई समय में एक कमरे में सोने का। हम बड़े बेटे हैं इस खानदान के, तो हमें ही सारी मर्यादा और जिम्मेदारी रखनी होगी और हमारी पत्नी होने के नाते कथ्या को भी। अब आप उसके पास जाकर सो जाइए। फाया इतना कहकर कायम अपनी जगह से उठा और उसे जाते हुए देख वैष्णवी जी बोली, आप कहाँ जा रहे हैं। कायम, थोड़ी देर हॉल में बैठेंगे, उसके बाद सोएंगे, शुभ रात्रि। फाया इतना कहकर वो वहां से चला गया और वैष्णवी जी कथ्या के पास चली गई, जो बेड पर बैठी वीडियो कॉल पर अपने बच्चों से बात कर रही थी। काया अभी भी रो रही थी, जिद कर रही थी कायम के पास आने के लिए और कथ्या उसे समझा समझा कर थक गई थी और अंत में परेशान होकर उसे डांट दिया, जिस वजह से वो नाराज होकर तकिए में मुंह घुसाकर सिसक रही थी। अर्थ उसे मना रहा था और ये देखकर कथ्या गुस्से से बोली, रोने दो, उसे कोई जरूरत नहीं इतना सिर चढ़ाने की, दिन प्रतिदिन जिद्दी होती जा रही है ये लड़की। जब कह दिया है कि पापा बाहर गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तो भी जिद कर रही है। खाना खा लिया है न, तो अब चुपचाप सो जाओ वरना स्कूल भेज दूंगी। कथ्या के इतना कहते ही काया गुस्से में आकर मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बोली, कहा आपकी शिकायत पापा छे कलगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ कथ्या मुस्कुरा दी उसकी मासूमियत देखकर और प्यार से बोली, हमारा बच्चा, पापा सच्ची में बाहर गए हैं, जल्दी वापस आएंगे और आपको ले जाएंगे। थ्रोइंग किसेस। काया अपने मुंह में उंगली डालकर गुस्से से बोली, कट्टी सोना। लुक ऑफ ट्रायम्फ। इतना कहकर वो गोलू मोलू लड़की धड़ाम से बेड पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने चली गई और विप्लव उससे चिपक कर लेट गया। उसकी ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें ही तो सबका दिल लूट लेती हैं, खास करके कायम का।
कायम उसे दीवानों की तरह बस देखता रहता है और वो कायम को दिखाती रहती है, लेकिन पिछले 7 दिनों से कायम और काया ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था। बेटी की नाराजगी देखकर कथ्या बोली, अब आप दोनों भी सो जाओ बेटा। अर्थ, मम्मा, अब हमको घर जाना है, यहाँ मन नहीं लग रहा। कथ्या, बस कुछ दिनों की बात है बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो मम्मा पापा के लिए। अर्थ, ओके मम्मा, जय श्री कृष्णा। स्माइलिंग फेस कथ्या ने कॉल कट किया और सामने खड़ी वैष्णवी जी को देखते हुए बोली, खाना खा लिया आपके लाडले ने? वैष्णवी जी उसके पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, आओ हमारे पास। कथ्या भावुक हो गई और सीधा उनके गले लगकर रोने लगी। वो गले तक भर चुकी थी, रोज अपने पति को ऐसी हालत में देखकर उसे घुटन होने लगी थी। ऊपर से वो कथ्या से ठीक से खुलकर बात भी नहीं कर रहा था। बच्चे भी दूर हैं और इन सब से वो अब परेशान होने लगी और बोली, माँ सा, इतने साल हो गए विवाह को, इतनी मेहनत की तब जाकर पत्थर को फूल बनाया था, लेकिन आज वो फूल फिर से पत्थर बन गया है। वैष्णवी जी उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, फूल अभी भी आपका फूल ही है, कुछ नहीं बदला है उनके अंदर, बस उन्हें थोड़ा सा और समय दे दो, फिर देखना कैसे दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास। कथ्या, माँ सा, आज आपको पहली बार एक बात बता रही हूँ, हम पति पत्नी के बीच की बात है, लेकिन आज आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप हमारी माँ हो। आपको पता है विवाह के बाद जब पहली बार हम और राणा सा एक हुए थे, उसके बाद राणा सा हमसे दूरियां बना रहे थे, नजरें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमें छूकर उन्होंने कोई पाप कर दिया है। अब बताइए आपके ऐसे निर्मोही बेटे के साथ हमने कैसे डील की होगी, आप खुद सोचिए। वैष्णवी जी, हम सब समझ रहे हैं बेटा, लेकिन सच कह रहे हैं कि कुंवर कायम आज भी वही मोही और प्रेम में लीन आपके राणा सा है। बस थोड़े दिन की बात है, जब वे अपने असली घर में जाएंगे आपके साथ, तब सब ठीक हो जाएगा, इसलिए अब आप सोने चलिए। कथ्या सोने चली गई और वहीं रूम के दरवाजे पर खड़े कायम ने गहरी सांस ली और बेड पर सिकुड़कर लेटी अपनी पत्नी को देखता रहा। देर रात के आसपास कायम कमरे में आया और बेड के पास आकर खड़ा हुआ। बेड पर लेटी अपनी पत्नी को देखकर दुखी होकर बोला, आप किस प्रकार सिकुड़कर सो रही है, इस उम्मीद में कि राणा सा हमें अपनी बाहों में ले लेंगे? माफ कीजिएगा सोना, हिम्मत नहीं हो पा रही, लेकिन हम आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और हाँ, हमारी मोह माया, आप अपनी शक्तियों पर संदेह मत कीजिए। एक बार आपके मोह में पड़ा ये कायम अब कभी भी निर्मोही नहीं बन सकता और आपके मोह में लीन रहेगा। फाया कायम सच्ची शिद्दत से उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसके पास आने लगा और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। ओफ, ये एहसास कितने खूबसूरत हैं। देर रात के आसपास कायम कमरे में आया और बेड के पास आकर खड़ा हुआ। बेड पर लेटी अपनी पत्नी को देखकर दुखी होकर बोला, आप किस प्रकार सिकुड़कर सो रही है, इस उम्मीद में कि राणा सा हमें अपनी बाहों में ले लेंगे? माफ कीजिएगा सोना, हिम्मत नहीं हो पा रही, लेकिन हम आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और हाँ, हमारी मोह माया, आप अपनी शक्तियों पर संदेह मत कीजिए। एक बार आपके मुंह में पड़ा ये कायम अब कभी भी निर्मोही नहीं बन सकता और आपके मुंह में लीन रहेगा। फाया कायम सच्ची शिद्दत से उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसके पास आने लगा और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उफ, ये एहसास कितने खूबसूरत हैं। कायम उसके सिरहाने बैठ गया और उसकी ललाट पर हाथ रखकर प्यार से उसे देखने लगा। कथ्या सुकून की नींद ले रही थी। कायम झुका और उसकी ललाट को चूमा। आज न जाने कितने दिनों बाद उसने अपनी पत्नी को चूमा है। उफ, कितना सुकून मिला उसे। कायम उसके चेहरे को देखते हुए शिद्दत से बोला, कभी कभी तो हमें भी हैरानी होती है कि कितना प्यार करते हैं हम आपसे। फाया कायम प्यार से उसे देखे जा रहा था, उसके माथे को सहला रहा था। तभी उसकी नज़र अपनी कलाई के नीचे हाथ पर पड़ी, जहां पर उसने 6 महीने पहले ही काया नाम का टैटू बनवाया था। अपने हाथ में लिखे काया के नाम को देखकर कायम की आंखें नम हो गई और वो तड़प से बोला, ऐसा मत सोचना बेटा कि पापा आपको भूल गए हैं। पापा किसी को भी भूल सकते, लेकिन आपको नहीं। हम आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत मन होता है हमारा हमारी बच्ची को गले लगाने का, उसे जी भर के प्यार करने का, उसके मुंह से बाहर पर पापा सुनने का। हमें स्वार्थी मत समझना बेटा कि हम आपको तड़पा रहे हैं, लेकिन बस कुछ दिनों की और बात है, फिर हम आपके पास आ जाएंगे। फाया कायम अपनी पत्नी को देखने लगा और अपनी बेटी को याद करने लगा। कुछ देर बाद वो वहां से सीधा दादा सा के पास चला गया, उनके बगल में लेट गया। तभी उसने महसूस किया कि दादा सा सिसक रहे थे। ये देखकर उसने दादा सा के चेहरे की तरफ देखा तो दुखी होकर बोला, दादा सा प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादा सा ने अपने आंसू साफ किए और बोले, बहुत याद आ रही है उनकी, बहुत ज्यादा। कायम उनके आंसू साफ करते हुए बोला, हम समझते हैं दादी सा, लेकिन आपके इस तरह रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से दादी सा को बहुत बुरा लगेगा। आप चाहते हैं कि उनको बुरा लगे नहीं ना, तो बस संभालने की कोशिश कीजिए। दादा सा, अब आप ही हो जो हम सबको संभाल सकते हो, आप बड़े हो हमारे, आप इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकते, हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। और पहली बात दादी सा,
भी हम सबके साथ ही हैं, प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। आपको देखकर दादी सा की आत्मा भी रो रही होगी, जो कि बहुत गलत है। फाया दादा सा कायम के गले लग गए। कायम ने उन्हें बड़ी मुश्किल से शांत करवाया और अपने मन में बोला, ये देखिए सोना, अब 1 मिनट भी अकेला छोड़ने जैसा नहीं है। दादा साहब को हम कैसे आपके पास आए, क्योंकि हमें अंदाजा है कि दादा सा गलत कदम उठाने की पूरी फिराक में है। उन्हें ऐसा लगता है कि दादी सा नहीं है तो उनके जीवन का क्या अस्तित्व है। ऐसे में हम इन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको थोड़ा एडजस्ट करना ही होगा सोना, हमारा साथ देना ही होगा। फाया कायम ने बड़ी मुश्किल से दादा सा को शांत करवाया और सोने चला गया। हालांकि वो पूरी पूरी रात उठकर उनका ध्यान रखता, बार बार उन्हें देखता कि सब ठीक तो है। धीरे धीरे कुछ और बीत गए और दादी सा के सारे काम अच्छे से निपट गए। अब लगभग घर का माहौल भी सामान्य हो गया था। दादा सा भी संभलने लगे थे, लेकिन उन्हें दादी सा की याद रोज आती थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। महल के मेहमान कक्ष में कुछ राजनेता कायम से मिलने आए हुए थे और वे सब आपस में बातचीत कर रहे थे। वहीं कथ्या और काशवी आज कितने दिनों बाद घर से बाहर गई थी। कुछ देर बाद जब मेहमान गए तब राणा सा हुकुम बाहर हॉल में आए। अब कायम पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, क्योंकि इतने दिनों में उसने शेविंग नहीं की थी। उसकी दाढ़ी काफी बढ़ गई थी, हालांकि वो और अधिक हॉट और हैंडसम लगने लगा था। उसने इस समय क्रीम कलर का कुर्ता और सफेद पायजामा पहना हुआ था। चेहरे एकदम शांत और गंभीर, आंखों में कोई भावना नहीं, और अपने दोनों हाथों को बांधे वो हॉल में टहल रहा था। तभी उसके कानों में अत्यंत मीठी और रसीली आवाज आई, पापा। स्माइलिंग फेस। ये आवाज सुनते ही कायम का पूरा शरीर सिहर उठा। उसके दिल की धड़कनें तेज बढ़ने लगी और उसने तुरंत मुड़कर देखा तो बावरा सा हो गया। उसकी नन्ही सी काया डेनिम की स्कर्ट और टॉप पहने, अपने रेशमी बालों को लहराते, आंखों में अपने पापा के प्रति दीवानगी लिए थुमक थुमक कर चलते हुए कायम की ओर भागे जा रहे हैं। काया को देखते ही कायम की सूनी निगाहों में पानी की बूंदें जमा हो गई। उसका तड़पता और बेचैन दिल राहत पा गया और वो भाव विभोर होकर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी बाहें फैलाकर काया को पुकारने लगा। काया भागती हुई और जोर जोर से पापा माए, पापा 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 चीखते हुए उसके पास आकर सीधा उसके गले लग गई। कायम की आत्मा तक सुकून पा गई। अपनी बच्ची को बाहों में पाकर वो वहीं बैठ गया और काया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। पिता और पुत्री का ऐसा अनोखा और सुंदर मिलन देखकर सबकी आंखें नम हो गई और होठों पर मुस्कान आ गई। काया कायम की बाहों में आकर उछलने कूदने लगी और उसके गले चेहरे को चूमने लगी। कायम की आंखें नम हो गई थी अपनी बच्ची को देखकर। उसने काया को अपनी बाहों से अलग किया और गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, हमारा बच्चा, हमारे जिगर का टुकड़ा। फायर। इतना कहकर कायम भावुक होकर उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। काया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो कूदने लगी। उसने कायम के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से थाम लिया और मुंह फुलाते हुए बोली, पापा। का आपचे कट्टी हो गई। लुक ऑफ ट्रायम्फ। कायम ने उसे पकड़कर वापस अपने सीने से लगाया और बेचैनी तड़प से बोला, नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं, पापा आपको कट्टी नहीं होने देंगे। फाया। कायम उसे गोद में लेकर खड़ा हुआ और काया ने उसके गले में मुंह घुसा दिया और उससे चिपक गई, जैसे कभी उससे दूर होगी ही नहीं। कायम का दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। पूरे 15 दिनों बाद अपनी बेटी को देख रहा था, उसे गले लगाए हुए था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि काया उसकी बाहों में है। कायम असीम प्रेम और तड़प से काया की हरी बड़ी बड़ी आंखों को देखने लगा, जिसमें कथ्या का अक्ष दिखने लगा, जिसे देखते ही कायम का तन बदन सिहर उठा और उसने तुरंत सामने देखा तो कथ्या मुस्कुराती हुई उसे ही देख रही थी। कायम की आंखें उस पर जा टिकी और बोली, अब इससे ज्यादा ये आपसे दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए ले आई इसे, और वैसे भी अब सारे काम हो चुके हैं तो बाप बेटी का मिलन अवयस्क हो गया था। स्माइलिंग फेस। वैष्णवी जी, अब वैसे भी कल हम सब कथयम सदन वापस जा रहे हैं। कथ्या, माँ सा, पहले अपने बेटे से तो पूछ लीजिए, क्या पता उन्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना हो। हम सबके कहने से कोई मतलब नहीं है। कथ्या का तंज समझते हुए कायम अपनी दमदार आवाज में बोला, कल सुबह फिक्स 8 बजे परिवार का हर एक सदस्य हमें महल के लॉन में चाहिए। जिसने आने में 1 मिनट की भी देरी की उसके लिए सजा तैयार है। फायर। ये सुनते ही कथ्या का मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब वो अपने घर वापस जाना चाहती है, जहां उसे अधिक सुकून मिलता है। भले ही विवाह करके वो राणा महल में आई थी, लेकिन उसका मन कथयम सदन में लगता है, जहां उसने अपने तीनों बच्चों और विप्लव को पाला है। कायम की बात सुनकर सबने ने हाँ कह दिया और अपने अपने काम पर लग गए, और काया अपने पापा की दीवानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कायम के चेहरे को देखकर पागल हुए जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कायम के पास में है। वो बार बार कायम के चेहरे को चूम रही थी। कथ्या वहां से जाने लगी, तभी कायम बोला, बेटे कहाँ है हमारे। कथ्या, कथयम सदन छोड़कर आई हूं उन्हें। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, तभी कायम अपनी भारी आवाज में बोला, और पति पत्नी के मिलन के बारे में क्या सोचा है आपने। फायर। ये सुनते ही कथ्या का बदन सिहर उठा, किंतु वो सामान्य रूप से बोली,
सोचना क्या है, सब कुछ तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम केवल पुतले हैं जिसे आप नचाते हैं। तो दीजिए आदेश, कब आएं हम आपके पास आपकी सेवा के लिए? कायम उसके शब्दों में छिपी नाराजगी भांपते हुए बोला। जितना ज्यादा बोल रही हो उतना ज्यादा भयानक बन सकता हूँ, जानती हूँ न फाया। कथ्या, जानती हूँ, फिर भी पंगा ले रही हूँ। सोच लो कितनी साहसी हो गई हूँ आपकी संगत से। इतना कहकर कथ्या रसोई में चली गई और अंदर आते ही बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर शर्माने लगी। तभी उसके कानों में वही बेहद आकर्षक और शानदार आवाज आई। देखा हमने आपको शर्माते हुए। फाया ये सुनते ही कथ्या झेप गई और उसने तुरंत कायम के सामने पीठ कर ली, जो रसोई के द्वार पर अपनी बेटी को लेकर खड़ा उसे घूर रहा था। राणा सा ने उसे कुछ देर देखा और बोले, हम दोनों के बेडरूम में जा रहे हैं, साथ चलोगी फाया? कथ्या बिना उसकी तरफ देखे बोली, मन जाने का है भी और नहीं भी है। कायम, सेम हियर, बट आज इतने सालों बाद उस कमरे में जाना चाहते हैं जहां हमने आपको पत्नी के रूप में पाया था, जिसके बेड पर आप हमारी नई नवेली दुल्हन बनकर हमारा इंतजार कर रही थी, जिसकी बालकनी में हमने आपके साथ पहली बार कॉफी पी थी, जिसके बाथरूम में हम दोनों ने पहली बार एक साथ स्नान किया था, जिसकी इससे आगे कथ्या बोली, जिसकी ईंट ईंट में हम दोनों का प्यार बसा हुआ है, उस कमरे में आज हम भी जाना चाहते हैं। कायम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, आइए। फायर। कथ्या ने उसकी तरफ देखा तो कायम ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। कथ्या तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगी। कायम ने एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था और गोद में अपनी बेटी को लिया हुआ था और अपनी रानी और राजकुमारी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। कायम और कथ्या दोनों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, पुरानी यादें ताज़ा होने लगी, जो खुशी दे रही थी लेकिन तकलीफ भी पहुंचा रही थी। कथयन सदन में अपने घर वापस आकर अर्थ, आर्य और विप्लव को दुनिया भर का सुकून मिला। अर्थ तो अपनी बुक्स लेकर बगीचे में चेयर पर बैठ गया, वहीं विप्लव बगीचे में इधर उधर भागते गुलाबी खरगोश के पीछे भागने लगा और आर्य महाशय अर्थ के पास बैठकर अपनी खिलौने की बाइक को तोड़ फोड़ कर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। वो तीनों खुश हैं कि इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिले और अब अपने घर वापस आ गए। अब बस जल्दी से अपने पापा से मिल ले तो उन्हें असली सुकून मिलेगा। इस समय कथयम सदन में काकी सा और संगीता थी उन तीनों का ख्याल रखने के लिए, और बाकी स्टाफ तो था ही, लेकिन काकी सा और संगीता से अर्थ आर्य की भावनाएं जुड़ी हुई थी। और संगीता तो अपनी 8 महीने की बच्ची को लेकर वहां आई थी और उसका पति वैसे भी कायम की सिक्योरिटी टीम में अब हेड बन चुका था। संगीता बच्ची को लेकर बगीचे में आए तो अर्थ ने तुरंत उसके लिए चेयर निकाली और बोला, नन्नू दीदी, नैनी, आराम से बैठो, बेबी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संगीता मुस्कुरा दी और चेयर पर बैठ गई। अर्थ आर्य उसके पास आकर उसकी गोद में लेटी उस छोटी सी बच्ची को देखकर उसे लाड प्यार करने लगे। दूर खरगोश के साथ खेलते विप्लव ने जब संगीता की गोद में 8 महीने की बच्ची देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो भागते हुए उसके पास आकर बोला, ओ वाओ बेबी, ये हमला बेबी है, इसे हमको दे दो। स्माइलिंग फेस। संगीता मजाक में बोली, हाँ हाँ, जब ये बड़ी हो जाएगी तब आप इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। टीयर्स ऑफ जॉय। फायर। संगीता बच्ची को लेकर बगीचे में आए तो अर्थ ने तुरंत उसके लिए चेयर निकाली और बोला, नन्नू दीदी, नैनी, आराम से बैठो, बेबी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संगीता मुस्कुरा दी और चेयर पर बैठ गई। अर्थ आर्य उसके पास आकर उसकी गोद में लेटी उस छोटी सी बच्ची को देखकर उसे लाड प्यार करने लगे। दूर खरगोश के साथ खेलते विप्लव ने जब संगीता की गोद में 8 महीने की बच्ची देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो भागते हुए उसके पास आकर बोला, ओ वाओ बेबी, ये हमला बेबी है, इसे हमको दे दो। स्माइलिंग फेस। संगीता मजाक में बोली, हाँ हाँ, जब ये बड़ी हो जाएगी तब आप इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। टीयर्स ऑफ जॉय। संगीता ने तो मजाक किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये मजाक उस छोटे से 2-2.5 साल के विप्लव ने सीरियस लेकर अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया था। जाने अनजाने में विप्लव अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक लिए उस छोटी सी बच्ची को देखे जा रहा था, जो गोलू मोलू सी थी, अपना अंगूठा चूस रही थी। विप्लव संगीता के पास आकर उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसके मुंह से बाहर निकाल देता है तो वो बच्ची उसे घूरने लगी। विप्लव और वो बच्ची एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। देखते देखते उस बच्ची ने रोनी सूरत बना ली और मुंह फाड़कर रोने लगी। ये देखकर विप्लव बेचैन हो गया और अपने कान पकड़कर बड़ी मासूमियत से बोला, छोली छोली छोली। बच्ची ने तुरंत रोना बंद कर दिया और बड़े गुरूर से अपना अंगूठा वापस चूसने लगी, मानो विप्लव को चिढ़ा रही हो कि मिस्टर, आज तो क्या भविष्य में भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं अपनी बॉस खुद हूँ। ये देखकर विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, बैड गर्ल। स्मर्क के सुनते ही उस 8 महीने की बच्ची ने वापस से रोनी सूरत बना ली थी। विप्लव वापस से बोला, छोली 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 छोली। बच्ची वापस से शांत हो गई और मजे से अपना अंगूठा चूसने लगी। ये सब देखकर संगीता मुस्कुरा रही थी, तभी अर्थ बोला, नन्नू दीदी, इस विपू का ट्रस्ट नहीं करना, ये सच में इसे आपसे दूर कर देगा।
आर्य, हाँ हाँ ये ऐसा ही है, इसने काया का सॉफ्ट भी ले लिया, अभी तक वापस नहीं दिया, और हमारी एक डायरी भी ले ली, बैड बॉय कहीं का। स्मर्क। संगीता हंसते हुए बोली, ये बैड बॉय नहीं है, ये तो क्यूट और नॉटी बॉय है और हमारी ज्ञाति का बेस्ट फ्रेंड बनेगा। क्यों बनोगे ना आप ज्ञाति के बेस्ट फ्रेंड? ये सुनते ही विप्लव कूदते हुए बोला, हाँ 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 टिक्का पक्का, स्माइलिंग फेस। इतना कहकर विप्लव ज्ञाति के पास आकर उसका गाल चूमकर वहां से भाग गया। ज्ञाति ने वापस रोनी सूरत बना ली और उसे घूरती रही जो उसे छेड़कर भाग गया। संगीता मुस्कुरा दी और अपनी बेटी को प्यार से देखने लगी। राणा महल में कायम और कथ्या अपनी बच्ची के साथ पहली बार अपने राणा महल के बेडरूम के सामने आकर खड़े हुए। उस दरवाजे को देखकर कथ्या भावुक हो गई और उस पर हाथ रखकर बोली, ऐसा ऑटोमेटिक दरवाजा हमने कहीं पर भी नहीं देखा था जैसा हमारे इस बेडरूम का है। जब हम पहली बार बेडरूम में आए थे और गलती से दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया था तब हम बहुत घबरा गए थे, हमें इसका पासवर्ड भी पता नहीं था। पूरे दिन हम घबराए, लेकिन जब आप कमरे में आए तब जाकर हमें शांति मिली थी, याद है ना आपको? कायम गहरी सांस लेते हुए बोला, कुछ नहीं भूले सोना, कुछ भी नहीं भूले। अरे हम तो बड़े ही इस कमरे में हुए हैं और आपको पाया भी इसी रूम में था, कैसे भूल जाए? फायर। कथ्या, सही कहा आपने, वैसे इसका पासवर्ड आज भी वही है या बदल दिया गया है? कथ्या ने इतना कहते ही कायम ने पासवर्ड टाइप किया। सोना, रूम का दरवाजा खुल गया। ये देखकर कथ्या भावुक होकर अपने पति को देखने लगी जो खुद भावुक हुए जा रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। पास बेटी जो थी, काया तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देखे जा रही थी। उसके लिए ये महल और ये कमरा सब कुछ नया था। कायम ने उसे जमीन पर उतारा और प्यार से बोला, जाओ काया, ये भी आपके मम्मा पापा का रूम है। ये सुनते ही काया तुरंत रूम के अंदर चली गई और चारों देखने लगी। इतना सुंदर और भव्य कमरा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। काया रूम के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई, तभी उसे सामने की दीवार पर लगी कायम और कथ्या की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी। काया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने कूदना शुरू किया। वाओ मम्मा पापा! स्माइलिंग फेस। कायम और कथ्या आगे बढ़ने लगे, लेकिन दोनों की ही हिम्मत नहीं हुई। कायम ने कथ्या का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए शिद्दत से बोला, आइए। फायर। दोनों ने साथ में उस कमरे में कदम रखा और दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अपने पहले बेडरूम की बात ही अलग होती है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। दोनों जब रूम में आए तब सबसे पहले उन्होंने भी अपनी बड़ी सी तस्वीर देखी और होठों पर मुस्कान आ गई। कायम और कथ्या की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। ऐसी तस्वीरें काया ने पहली बार ही देखी थी अपने मम्मी पापा की। वो दीवानों की तरह उन्हें देखे जा रही थी, लेकिन कायम और कथ्या अपने बेड को देखकर भावुक हुए जा रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और पास आने लगे, तभी काया उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। कायम और कथ्या एक दूसरे से दूर हो गए और अपनी बच्ची को पूरा कमरा दिखाने लगे। शाम के 7 बजे जब दादा सा मंदिर से वापस आए और आते ही जब काया उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, माय दद्दू साहब। स्माइलिंग फेस काया को देखते ही दादा सा स्वयं को संभाल नहीं पाए और तुरंत उसे अपनी गोद में लेकर सीने से लगाकर भावुक हो गए। अपने दादा सा को देखकर कायम ने चैन की सांस ली और उनके पास आकर बोला, कैसा लग रहा है आपको? दादा सा काया के पूरे चेहरे को चूमते हुए बोले, हमारी राजकुमारी को देखकर तो हम तृप्त हो गए, अब और क्या ही चाहिए। दादा सा हुकुम ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और आज का पूरा दिन वे काया के साथ ही रहे। रात के 8:30 बजे के आसपास कथ्या एक प्लेट में खाना लेकर दादा सा के कमरे में आए, जहां बेड पर दादा सा और काया सांप सीढ़ी गेम खेल रहे थे और कायम उनके पास बैठा उन्हें प्यार से देख रहा था। ये देखकर कथ्या मुस्कुराते हुए बोली, चलिए अब दद्दू साहब और उनकी पोती साहब भोजन कर लीजिए। स्माइलिंग फेस। ये आवाज सुनते ही कायम ने अपनी नजरें उठाकर रूम के दरवाजे की तरफ देखा। राणा सा हुकुम की सोना लाल साड़ी पहने, सिर पर पल्लू लिए, होठों पर कायम को सुकून पहुंचाने वाली मुस्कान लिए और हाथों में भोजन की थाली लिए खड़ी थी, जिसे देखने मात्र से कायम के कई दिनों में सूखे पड़े होठ फूलों की भांति खिल उठे और सूनी निगाहों में रौनक आ गई और वो बेहद खूबसूरत तरीके से उसे देखने लगा। वहीं काया और दादासा ने अपना गेम रोक दिया। काया तुरंत बड़े दादासा हुकुम की गोद में बैठ गई और बेड पर हाथ रखकर बोली, ताना खाना लाओ सोना। कथ्या मुस्कुराने लगी और उनके पास आकर थाली बेड पर रखने ही वाली थी कि कायम बोला, बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, दोष लगते हैं। फायर। दादा सा, अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे। चलिए आज हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। कथ्या बिन्नी, आज सबको बुला लो। दादा सा के चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कान देखकर कथ्या और कायम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और तभी कथ्या ने अपनी नजरें झुका ली और वहां से चली गई। ये देखकर कायम अपने बालों में हाथ फेरते हुए मन में बोला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कई दिनों तक। फायर। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ भोजन करने लगा। आज परिवार का वातावरण बहुत ही खूबसूरत और सुहावना लग रहा था, क्योंकि काया के कारण दादा सा मुस्कुरा रहे थे।
काया उनकी गोद में बैठी थी और दादा सा उसे खाना खिला रहे थे और वो अपने नन्हे हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। आज दादा सा को पता ही नहीं चला कि कितने दिनों बाद उन्होंने पूरी 2-2.5 रोटी खा ली। रात के 10 बजे काया को लेकर कथ्या कमरे में आए और उसे बेड पर उसकी दादी सा के पास लिटा दिया। वैष्णवी जी अपनी नन्ही सी पोती की ललाट चूमते हुए बोली, थक गया हमारा बच्चा, चलो अब निन्नी कर लो। काया बेड पर लेटी अपने पैरों को जोर जोर से हिलाते हुए गाना गा रही थी। तभी कथ्या उसके पास आकर लेट गई और उसकी ललाट से हिलाते हुए बोली, चलो अब सो जाओ। कथ्या ने जैसे ही रूम की लाइट बंद की तभी काया ने उसके सीने पर हाथ रखा और बोली, दूधू पीना है। कथ्या धीमी आवाज में बोली, नहीं अब आप बड़ी हो गई हो, मम्मा के दूधू नहीं आता अब। काया जिद करते हुए बोली, नो नो नो, हमको पीना है, दे दो प्लीज दे दो। कथ्या को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी वैष्णवी जी उन दोनों की तरफ पीट करके बोली, ला दो, पिला दो, थोड़ी देर कम से कम सो जाएगी। कथ्या, पर माँ सा ये ऐसे ही करती है, दूध तो आता नहीं है, फालतू में हमें काट देगी, दर्द करवा देती है बहुत। वैष्णवी जी, सही कहा आपने, आपके पति ने भी हमें इस तरह का बहुत दर्द दिया है, अब हम आपको क्या ही बताएं। तेज ऑफ जो। ये सुनते ही कथ्या हैरानी से बोली, सच में? वैष्णवी जी, हाँ हाँ सच कह रहे हैं हम। कुंवर कायम तो 3-4 साल के हुए तब तक हमारा दूध पिए बिना सोते नहीं थे और दांत से कई बार ऐसा काटा कि खून ही आ जाता था। खैर ये बातें अब उन्हें बता नहीं सकते, लेकिन उनकी पत्नी को तो बता ही सकते हैं कि बेटी बाप पर ही गई है। टेल्स ऑफ जो। कथ्या को बहुत हंसी आई कायम के बारे में सोचकर कि कायम भी अपने बचपन में बहुत बदमाश रहा है। कथ्या काया को दूध पिलाते हुए बोली, माँ सा, अपने बेटे के बारे में और बातें बताइए जो हमें पता न हो। वैष्णवी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कायम का बचपन याद करते हुए बोली, जब उनका जन्म हुआ था तब वो बिल्कुल रोए नहीं थे, हम और उनके बाबा सा तो घबरा गए थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने जब उन्हें रुलाना चाहा तो महाशय ने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया और 1 घंटे तक रोए और पूरी दुनिया को बताया कि देखो कायम सिंह राणा आ गया है। ग्रिन। कथ्या, आपके बेटे सच में बहुत अजीब हैं। ग्रिन। वैष्णवी जी, हाँ अजीब खुद है, लेकिन अजीब बुलाते आपको हैं। टेल्स ऑफ जो। कथ्या, हाँ उनके अनुसार हम एक अजीब सी लड़की हैं। स्मर्क। वैष्णवी जी, किंतु वास्तविकता में आपके पति एक अजीब से इंसान हैं जिन्हें समझना खाने का काम नहीं। चलिए अब सो जाते हैं, कल उठने में देरी हुई तो वो अजीब से आपके पति सुबह सुबह रेल बना देंगे सबकी। ग्रिन। कथ्या मुस्कुराने लगी और अपनी बच्ची का सिर सहलाती रही जो उसका दूध पी रही थी और अब लगभग सोने लगी थी। देर रात रूम का दरवाजा खुला और कायम दबे पांव कमरे में आया। बेड के पास आकर खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को देखने लगा। तभी हैरान रह गया और बोला, इन्हें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे बेडरूम में नहीं है जो ऐसे ही सो रही है। बगल में माँ सा है, रूम का दरवाजा खुला है, कोई आ जाता तो। पूरा ब्लाउज खुला पड़ा है, सब दिख रहा है। फायर। कायम ने गहरी सांस ली और कथ्या के पास आकर हौले से उसके ब्लाउज के हुक बंद करने लगा। तभी कथ्या की आंख खुल गई। देर रात रूम का दरवाजा खुला और कायम दबे पांव कमरे में आया। बेड के पास आकर खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को देखने लगा। तभी हैरान रह गया और बोला, इन्हें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे बेडरूम में नहीं है जो ऐसे ही सो रही है। बगल में माँ सा है, रूम का दरवाजा खुला है, कोई आ जाता तो। पूरा ब्लाउज खुला पड़ा है, सब दिख रहा है। फायर। कायम ने गहरी सांस ली और कथ्या के पास आकर हौले से उसके ब्लाउज के हुक बंद करने लगा। तभी कथ्या की आंख खुल गई। आंखें खुलते ही सामने अपने पति का चेहरा देखकर वो हैरान रह गई। वहीं कायम झेप गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया। ये देखकर कथ्या ने जब अपने सीने की तरफ देखा तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से अपने ब्लाउज के ऊपर बंद किए और बोली, सॉरी। कायम दूसरी तरफ देखते हुए बोला, क्या सॉरी? अरे ध्यान रखना चाहिए, रूम अंदर से लॉक करना चाहिए था, कोई और आ जाता है और आपके ये देख लेता तो। फायर। कथ्या शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, वो काया दूध पी रही थी और हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कायम और कठोरता से बोला, ध्यान रखिए, थोड़ा ऐसे नहीं चलता। आप लड़की जात है, आपको तो जीवन पर्यंत अपने शरीर का ध्यान रखना है। और कितनी बार कहा है, अब काया को दूध मत पिलाओ, अपना कुछ आता तो है नहीं, बस वो आपको चोट देती रहती है। फायर। कथ्या, हम इसे मना करते हैं लेकिन ये मानती ही नहीं है, रोना शुरू कर देती है। कायम, तो रबर की निप्पल डालो इसके मुंह में, वो किस लिए लाए हैं हम? फायर। कथ्या, इसका निप्पल घर पर रह गया। कायम गहरी सांस लेते हुए बोला, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सो जाओ अब। फायर। इतना कहकर कायम वहां से जाने लगा और कथ्या उसे देखकर मुंह बनाते हुए बड़बड़ करते हुए बोली, सो ही रही थी, खुद ने आकर नींद खराब कर दी और अब खड़ूस बनकर घूम रहे हैं। स्मर्क। कायम के कदम वहीं ठहर गए जिसे देखकर कथ्या झेप गई। घबराहट के मारे उसने चादर को कसकर पकड़ लिया और तभी कायम ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वह कायम की तेज नजरों को देखकर कथ्या हड़बड़ाते हुए बोली, शुभ रात्रि। कायम, अब सोना ही नहीं है, चलो उठो और हमारे ब्लैक कॉफी बनाओ। फायर।
कथ्या हैरानी से बोली, अरे महाशय, ये क्या कह रहे हो आप? समय देखा है और ठंड देखी है, कह रहे हैं कि कॉफी बनाओ। अरे सोना है, हमें नींद आ रही है। कायम ने उसे अपनी सर्द नजरों से घूरा और 2 सेकंड के अंदर कथ्या बेड से उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और सिर पर पल्लू लगाते हुए बोली, बना रही हूँ। कायम, गुड गर्ल, चलो अब, फायर। कथ्या चुपचाप रूम से बाहर निकल आई और फिर कायम ने बाहर आकर रूम का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गया। कथ्या जल्दी से रसोई में आई और लाइट ऑन करके बड़बड़ करते हुए बोली, हद है, आधी रात को रसोई में घुसा दिया है। सच में। कथ्या के इतना कहते ही रसोई के दरवाजे से टिक कर खड़े राणा सा अपनी भारी आवाज में बोले, हाँ, और वंस अजीब सी लड़की ऑलवेज अजीब सी लड़की, फायर। कथ्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हम अजीब सी लड़की है तो आप क्या हो? कायम, आपका बावला, फायर। ये सुनते ही कथ्या ने तुरंत हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो अपने भौहें ऊपर करते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो? बावला ही तो हूँ आपका, फायर। कथ्या मुस्कुराना चाहती थी लेकिन स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए बोली, दूध नहीं डालू ना? कायम उसके पास आकर खड़ा हुआ और जानबूझकर उससे चिपक गया। इतने दिनों बाद कायम के हाथ का स्पर्श अपने हाथ पर पाकर कथ्या सिहर उठी। ओएफ, कोई कहेगा कि इन दोनों के 3 बच्चे हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी नई नई शादी हुई है। कथ्या हड़बड़ाते हुए बोली, दूध डालू ना? कायम उसके और निकट आकर जानबूझकर उसके कान के पास आकर बोला, दूध कहाँ पीता हूँ? हाँ, अगर आप कुछ और। फायर। कथ्या सिहर उठी और तुरंत बोली, चुप चुप चुप, समझ गई, बना रही हूँ, रुको। कायम के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। कथ्या उसके लिए कॉफी बनाने लगी और वो स्लैब से टिककर खड़ा होकर प्यार से उसके चेहरे को देखते रहा। कथ्या का जुड़ा खुल गया था। उसके रेशमी बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे और वो बार बार उन्हें अपने कानों के पीछे कर रही थी और ये देखकर कायम उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। कथ्या का दिल धक धक करने लगा। तभी कायम ने उसके बालों को पकड़कर जुड़ा बनाने लगा। कथ्या ने असीम सुख से अपनी आंखें बंद कर ली और कायम बालों का जुड़ा बनाते हुए शिद्दत से बोला, कितने दिनों से बालों में ऑयलिंग नहीं की है? फायर। कथ्या, 6 दिन से ज्यादा हो गए हैं। कायम, अच्छी बात नहीं। जानती हो ना आपके बाल हमें कितने पसंद है, केयर करो इनकी, फायर। कथ्या भावुक होकर बोली, आपका निराश चेहरा देखकर कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती थी, बस जल्दी जल्दी दिन काट रही थी कि जब सब कुछ पहले की तरह हो जाए। कथ्या की बात कायम के दिल को छू गई। उसने गहरी सांस ली और उसके बालों की महक लेते हुए बोला, अब सब ठीक हो गया है, फायर। ये सुनते ही कथ्या तुरंत कायम की तरफ मुड़ी और भावुकता से बोली, सच में राणा सा? कथ्या की भावुक आंखें देखकर कायम का जीव दुखने लगा। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, हाँ बेटा, एकदम ठीक, फायर। कथ्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और वो एकटक अपने पति की आंखों में उम्मीदों से देखने लगी। तभी कायम ने अपनी बाहें फैला दी और असीम प्रेम से बोला, ए सोना, गले लग जाओ अपने राणा सा के। फायर। कथ्या के कान तरस गए थे कायम के मुख से ए सोना सुनने के लिए और उसकी बाहों में समा जाने के लिए। आज जाकर उसकी इच्छा पूरी हुई। इतने दिनों बाद कायम उसे अपने गले लगाने के लिए बुला रहा है। उफ, ये सब कुछ कितना सुंदर और भावनात्मक है। कथ्या की आंखें भर आई और वो कायम की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। अंग अंग में इश्क का रंग घुलने लगा। और वो जैसे ही कायम के पास आए तभी राणा सा से अब रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी सोना को पकड़कर सीधा अपनी बाहों में भर लिया। उफ, ये तड़प, ये इंतजार और बेताबी को आज जाकर सुकून मिला और मिलन हुआ इन 2 बेचैन और बेताब दिलों को। कथ्या ने अपने पति को कसकर पकड़ लिया और उसके गले में मुंह घुसाकर भावुक होने लगी। वहीं कायम को तो उसे इतना कसकर पकड़ा कि कभी खुद से दूर जाने ही नहीं देगा। दोनों के दिल की धड़कनें 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। आखिर में सुकून तो एक दूसरे की बाहों में ही मिलता है। काफी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर खड़े रहे। कथ्या ने उसके बालों को चूमा और अपार प्रेम से बोला, सॉरी बेटा, आपसे इतनी दूरी बनाए, आपको इतना परेशान किया, आपसे बात भी कम की, जबकि हम जानते थे कि आपको हमारी जरूरत थी, लेकिन हम मजबूर थे, फायर। कथ्या ने उसे और कसकर पकड़ा और बोली, हम आपकी पत्नी होने से पहले आपकी सखी है। आपको समझते हैं कि आप किस अवस्था से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ दिया और हमें अकेला नहीं छोड़ा। सामने से न सही लेकिन पीठ पीछे आपका पूरा साथ और ध्यान हमें मिल रहा था, लेकिन अब हमें सामने से आपका प्यार, साथ और ध्यान चाहिए। हम बहुत परेशान हुए हैं इन दिनों, बच्चों से दूर रहे पाना आसान नहीं था, लेकिन क्या कर सकते थे, लेकिन अब हमें आप और बच्चे चाहिए हो। कायम ने उसे और कसकर पकड़ा और उसके गले की स्किन चूमते हुए बोला, पक्का हमारी सोना, फायर। भावुक कथ्या के होठों पर मुस्कान आ गई। वो कायम की बाहों से अलग होने लगी। तभी कायम ने उसे कसकर पकड़कर कहा, क्यों जाना है, पास में रहो ना। दादा सा सो रहे हैं, आज उनके पास राकेश सो रहा है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगी, फायर। कथ्या का अंग अंग खिल उठा और वो उत्साह से बोली, कहाँ जाना है?
कायम ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, हमारे फर्स्ट बेडरूम में। फाया ये सुनते ही कथ्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई और गालों की लालिमा भी। वहीं उसका यूं शर्माना और लाल होना देखकर कायम सा बदन सिहर उठा और वे जल्दी से कॉफी मग में डालने लगे। भावुक कथ्या के होठों पर मुस्कान आ गई। वो कायम की बाहों से अलग होने लगी। तभी कायम ने उसे कसकर पकड़कर कहा, क्यों जाना है, पास में रहो ना। दादा सा सो रहे हैं, आज उनके पास राकेश सो रहा है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगी? फाया। कथ्या का अंग अंग खिल उठा और वो उत्साह से बोली, कहाँ जाना है? कायम ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, हमारे फर्स्ट बेडरूम में। फाया ये सुनते ही कथ्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई और गालों की लालिमा भी। वहीं उसका यूं शर्माना और लाल होना देखकर कायम सा बदन सिहर उठा और वे जल्दी से कॉफी मग में डालने लगे। कथ्या उन्हें प्यार से देखे जा रही थी। तभी कायम ने 2 कप कॉफी ली और प्यार से बोला, चलिए सोना। फाया। वो दोनों वहां से चले गए और अपने असली बेडरूम में आकर उसकी बालकनी में चले गए, जो इस रूम की सबसे सुंदर जगह थी, जिसकी दीवानी तो कथ्या पहली बार में ही हो गई थी। कायम ने कॉफी के मग टेबल पर रखे और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। कथ्या प्यार से उसे देख रही थी। तभी कायम ने उसे पकड़कर सीधा अपनी गोद में जांघ पर बिठा लिया और उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, याद है जब हमने पहली बार एक साथ बैठकर यहाँ कॉफी पी थी? उफ, उस दिन आप कितना शर्मा रही थी, हमारे सामने भी नहीं देख पा रही थी। हम आपको छूने की कोशिश करते, आपका हाथ पकड़ना चाहते तो आप कैसे घबरा रही थी। वैसे तो आप आज भी हमसे बहुत शर्माती हो, जबकि हम तो आपके अंग अंग से वाकिफ हो चुके हैं। फाया। कायम के इतना कहते ही कथ्या शर्माते हुए उसके गले में मुंह घुसा देती है, जिसे देखकर कायम की मुस्कान गहरी हो गई और वो उसे कसकर पकड़कर बोला, उफ सोना, आप हमसे शर्माती हो न, तब कसम से हमारा प्यार और हद पार करने को आतुर हो जाता है। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मानो तो। फाया। कथ्या, कहो न। कायम ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसकी थोड़ी को पकड़कर प्यार से बोला, हम आपके साथ एक और हनीमून पर जाना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हम दोनों। आप चलेंगी न? फाया। कथ्या, हम तो तैयार हैं, लेकिन क्या आपकी बेटी तैयार होगी? वो इतने दिनों तक आपसे दूर रही है, तो अब वो आपको एक दिन के लिए भी छोड़ेगी नहीं। कायम, उसे मना लेंगे। कथ्या, वो नहीं मानेगी राणा सा। ऐसा करते हैं, उसे भी साथ ले लेते हैं, अर्थ आर्य तो घर पर रह लेंगे। कायम तुरंत बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना सोना। काया साथ में होगी तो हम आपके साथ समय कैसे बिताएंगे? पूरी रात हम पत्नी की बाहों में सोना चाहते हैं और आप कहती हैं कि बेटी को भी साथ मिले। वो हम दोनों को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ेगी। फाया। कथ्या मुस्कुराने लगी और बोली, राणा सा, वो आपकी दीवानी है, आप उसे 8 बजे भी गले लगाकर सुला दोगे तो वो सो जाएगी। और एक बार वो सो गई, उसके बाद हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही कायम के होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और वो कथ्या के होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए उसके करीब आने लगा। तभी कथ्या ने मुंह फेर लिया और कॉफी का मग उसकी तरफ करते हुए बोली, कॉफी ठंड हो रही है। कायम मधोशी से बोला, और आपको देखकर हम गर्म हो रहे हैं। फाया। कथ्या, आपकी गर्मी कल घर जाकर ठंडी कर देंगे, यहाँ तो कॉफी से काम चला लीजिए। कायम हंस दिया। इतने दिनों बाद उसकी हंसी देखकर कथ्या के दिल को सुकून मिला। दोनों ने मिलकर कॉफी पी। उसके बाद कायम कथ्या को गले लगाकर रूम के बेड पर लेट गया। कायम के सीने से लगकर लेटी सोना उसके दिल की धड़कनें महसूस कर रही थी और कायम उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से बोला, इन सब चक्करों में आपके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए हम। पीरियड्स अब आएंगे न सोना? डेट तो लगभग 5 को है न? फाया। कथ्या, हाँ अभी आने में समय है। कायम, अब पीरियड आने वाले हैं तो आपका ज्यादा ध्यान रखना होगा, और एक बार पीरियड आ जाए उसके बाद ही घूमने जाएंगे, वरना आप वहां जाकर हमसे दूरी बना देंगी। फाया। कथ्या मुस्कुराते हुए बोली, जी अवश्य पतिदेव। स्माइलिंग फेस। कायम को आज एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जो इस दुनिया में सबसे सुंदर और हसीन है। उसने कथ्या को कसकर पकड़ लिया और बस उसे महसूस करता रहा। इतने दिनों बाद अपने पति की बाहों में आकर कथ्या के सुख और सुकून की सीमा नहीं रही और आज वो चैन की नींद सोई। रात के 3 बजे के आसपास काया की आंख खुली तो उसे अपने बगल में कथ्या नजर नहीं आई। वो घबरा गई और दूसरी तरफ देखा तो वैष्णवी जी सो रही थी। ये देखकर काया रोनी सूरत बनाकर बोली, मम्मा जाना, पापा जाना। अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए वो प्यारी सी बच्ची बेड से उतरकर चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगी। धीरे धीरे उसका डर और घबराहट बढ़ने लगी और वो कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन इतने बड़े और अनजान महल में उसे डर लगने लगा। उसे अपना बंगला अच्छे से पता है, जहां वो सुकून से इधर उधर भागती है, लेकिन ये महल उसके लिए एकदम नया था, जहां उसे अच्छा नहीं लगा और वो आंखों में आंसू लिए इधर उधर देखते हुए बोली, सोना, पापा, काया को आके पाछाना। काया महल के हॉल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और चारों ओर देखने लगी। उसे कोई दिखा नहीं तो अब उसका रोना बढ़ गया।
वो डर के मारे कांप रही थी और वहीं सोफे के पास जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गई और अपने घुटनों में मुंह घुसा कर सिसक कर रोते हुए बोली, माई शिव। काया के मुंह से पता नहीं ये नाम कैसे निकला कि उससे कई मीलों दूर मुंबई में अपने बंगले के रूम में बेड पर लेटा एक 9 साल का बच्चा तुरंत जाग गया और बेचैनी से बोला, काया। उस 9 साल के बच्चे के इस तरह घबराने से उसकी नैनी उसे सुलाते हुए प्यार से बोली, कोहर सा, सो जाइए, मैं आपके पास ही हूँ और अगर आप कहें तो आपकी मम्मा को बुलाएं। स्माइलिंग फेस। वो बच्चा बेड से उठ गया और बेचैनी से बोला, नो। उसका ऐसा व्यवहार देखकर नैनी को हैरानी हुई और वो तुरंत रूम से बाहर गई और रेणुका को बुलाकर लाई जो उस बच्चे यानी कि शिवराज की माँ थी। रेणुका ने जब शिवराज की ऐसी हालत देखी तो उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, आपको डर लग रहा है? शिवराज उसके सीने से लगकर बोला, हमको किसी से डर नहीं लगता बट हमको उसकी याद आ रही है। रेणुका, किसकी बेटा? शिवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रेणुका के सीने से लगकर काया के बारे में सोचने लगा। वहीं काया का डर और रोना बढ़ता गया। चारों तरफ अंधेरा देखकर उसकी हालत खराब हुई जा रही थी और अब वो तड़पते हुए बोली, माय पापा। बेड पर लेटे कायम की आंख अचानक से खुल गई। उसने हौले से कथ्या को लिटाया और बिना आवाज किए बेड से उठकर रूम से बाहर निकल आया और नीचे की ओर जाते हुए बोला, काया ने बुलाया क्या हमें? फायर। कायम जल्दी से नीचे आया और वैष्णवी जी के रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में सिसकने की आवाज आई जिसे सुनते ही उसके कदम वहीं ठहर गए और वो हैरानी से बोला, काया बेटा। फायर। ये सुनते ही काया का रोना बढ़ गया और उसकी आवाज सुनकर कायम की बेचैनी बढ़ गई और वो उसे ढूंढने लगा। तभी उसे काया एक सोफे के पीछे छुपकर बैठी हुई दिखी। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर कायम भागता हुआ उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया और उसे पकड़कर सीधा अपने सीने से लगा लिया। अपने पापा की बाहों में आते ही काया ने उसके गले में मुंह घुसा कर दिया और सुबक सुबक कर रोने लगी और कायम से पूरी तरह से चिपक गई। कायम अपनी बच्ची को इस तरह रोते हुए नहीं देख पा रहा था और लगातार उसकी पीठ सहलाते जा रहा था। जब काया थोड़ी शांत हुई तब कायम उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ हमारे बच्चे को? फायर। काया अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मोती जैसे आंसू लिए कायम को देखते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, का आको और सोना को बुला ली थी। का डल गई पापा। उसकी मासूमियत पर फिदा कायम उसके गाल चूमते हुए बोला, ओ हमारा बेबी, अब पापा आ गए हैं तो अब नहीं डरना, ओके? और कल हम अपने घर जाएंगे आपके भैया और विपू के पास। फायर। ये सुनते ही नन्ही सी काया खुशी से तालियां बजाने लगी और खिलखिला उठी। उसकी ऐसी प्यारी सी हरकतें देखकर कायम उसकी बिलया लेते हुए बोला, हमारे जितना प्यार कोई कर पाएगा क्या आपको, हमारे कालजे का टुकड़ा? फायर। कायम ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे लेकर ऊपर कथ्या के पास चला गया। रूम में आते ही कायम ने उसे गोद से उतारा तो वो ठुमक ठुमक चलते हुए बेड पर चढ़ गई और गहरी नींद में सोती कथ्या का पल्लू हटाकर उसके पेट पर सिर रखकर लेट गई। ये देखकर कायम ने मुस्कुराते हुए रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 8 बजे ही पूरा परिवार कथयम सदन के लिए निकल गया। दादा साहब भी खुशी से उनके साथ आ गए क्योंकि अब वे अपने पूरे परिवार के लिए खुश रहना चाहते हैं और सच्चाई यही है कि बच्चों के साथ ही वे खुश रह पा रहे थे। अर्थ और आर्य तो वैसे भी दादा सा की जान है जिन्हें देखते ही उन्हें दुनिया भर की खुशियां मिलने वाली थी। कुछ देर बाद जब वे सब कथयम सदन पहुंचे तो अर्थ, आर्य और विप्लव द्वार पर आकर खड़े हो गए। कायम जैसे ही कार से बाहर निकला और जैसे ही कायम और अर्थ आर्य की नजरें मिली तो वे तीनों एकदम शांत होकर एक दूसरे को देखने लगे। कायम को दुख हो रहा था कि उसके बच्चे इतने दिनों तक उससे दूर रहकर कितने परेशान हुए होंगे। वहीं अर्थ, आर्य अपने पापा के बेचैन थे कि इतने दिनों तक उनके पापा कितने परेशान हुए होंगे। कायम नम आंखों से उन दोनों को देख रहा था और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अर्थ, आर्य भागते हुए उसके पास आकर सीधा उसके पैरों को छूकर एक साथ बोले, प्रणाम पापा। कायम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर असीम प्रेम और तड़प से बोला, आयुष्मान भव, आपको इस दुनिया की सारी खुशियां मिले, खूब नाम कमाओ अपने माँ बाप का। फाया। इतना कहकर कायम ने उन्हें खड़ा किया और सीधा अपने गले लगा लिया। इतने दिनों बाद अपने पापा के गले लगकर आज वो दोनों भी भावुक हो गए। वहीं विप्लव जो कि मात्र 2.5 साल का छोटा सा बच्चा है जिसे अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन हर बच्चे के जीवन में उसके माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, तो बस वो छोटा सा बच्चा अपने पापा को ढूंढ रहा था। काशवी से तो वो कल मिल लिया था लेकिन काव्यांश से मिले हुए उसे 5 दिन हो गए थे क्योंकि काव्यांश कई बार राठौड़ महल जाता था चारों बच्चों से मिलने, उन्हें संभालने। काव्यांश काया को गोद में लेकर जैसे ही कार से बाहर आया तो विप्लव की आंखें भर आई और वो जोर जोर से पापा पापा कहता हुआ उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट गया। ये देखकर सब लोग मुस्कुराने लगे। वहीं काव्यांश हैरानी से बोला, ओहो, तो बाप की याद आ गई आपको, नटखट कहीं का। विप्लव और जोर से रोया तो कायम कठोरता से बोला, उसे गोद में लीजिए काव्यांश, रुलाओ मत उसे। फाया।
काव्यांश ने काया को गोद से उतारा और विपु को गोद में लिया तो काव्यांश के से ऐसे चिपका जैसे गुड़ से चींटी। ये देखकर काव्यांश को बहुत सुकून मिला और वो उसे चूमने लगा, उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। अब सब कुछ ठीक हो गया था और धीरे धीरे और भी ठीक हो जाएगा। जब से कायम घर आया था चारों बच्चों उससे चिपक कर बैठे हुए थे। इतने दिनों में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे गेम्स खेले, कैसे पढ़ाई की, वो सब बच्चे कायम को बता रहे थे और वो ध्यान से सुन भी रहा था। हालांकि अब उसके कान पक गए थे, लेकिन क्या करे, अगर नहीं सुना तो विप्लव काया हंगामा खड़ा कर देंगे। कुछ देर बाद बंगले के लॉन में सीढ़ियों पर बैठी कथ्या हाथ में एक छोटी प्लेट में दाल, रोटी और घी का मिश्रण लिए बैठी थी और एक एक निवाला विप्लव को खिला रही थी, जो एक निवाला खाता उसके बाद लॉन में बैठे पक्षियों को उड़ाकर वापस कथ्या के पास आता, फिर से एक निवाला खाता और वापस लॉन में भाग जाता। कथ्या उसे घूरते हुए हैरानी से बोली, धन्य हो हमारी भाभी सा का, जो उन्होंने इतने दिनों तक अकेले इन चारों को और 3 अपने बच्चों को संभाला। कथ्या के इतना कहते ही उसके कानों में बेहद आकर्षक और भारी मर्दाना आवाज आई, हम बात तो सही है, आपकी भाभी सा ने काम तो तारीफ के काबिल किया है। फाया। ये आवाज सुनते ही और महक सूंघते ही कथ्या का बदन सिहर उठा। उसने तुरंत पलट कर देखा तो उसकी तरसती आंखों को सुकून मिल ही गया। आज इतने दिनों बाद अपने राणा सा हुकुम को वो 3 पीस सूट में देखकर भावुक हो गई। ब्लैक 3 पीस सूट, हाथ में कॉफी का मग और चेहरे पर वही शान और रौब लिए खड़े कायम सा को देखकर कथ्या का अंग अंग खिल उठा और वो अपनी जगह से खड़ी होकर उसके रूप की कायल होते हुए उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, लड़कियों को क्या ही गाली दूं, आप हो ही इतने हॉट और हैंडसम कि तन मन फिसल जाता है आपको देखकर। स्माइलिंग फेस। कायम तिरछी मुस्कान लिए बोला, आपका तन मन फिसले तो हमें भी मजा आए, बाकियों के लिए तो हम वही निर्मोही और भावहीन पुरुष हैं। फाया। कायम शर्माते हुए बोली, उफ, हमारा तन मन आपके ऊपर फिसला था तभी तो काया हमारे पेट में पड़ी थी। स्माइलिंग फेस सी नो इविल। ये सुनते ही कायम ब्लश करने लगा। उफ, उसके गाल लाल हो गए और वो नजरें चुराने लगा। ये देखकर कथ्या हंसते हुए बोली, उफ विपु, देखो आपके खूंखार, खड़ूस और कठोर बड़े पापा ब्लश कर रहे हैं, जल्दी देख लो, बड़े पापा के ऐसे लाल गाल कम देखने को मिलते हैं, वरना बस इनकी लाल आंखें ही दिखती हैं। ये सुनते ही कायम कथ्या का कान खींचते हुए बोला, रात तो आता हूँ फिर देखता हूँ कि कौन हमसे शर्मा कर घबरा कर तकिए में मुंह घुसा कर सिकुड़ कर सोती हैं। फाया। कथ्या और हंसने लगी। तभी विप्लव उनके पास आकर गौर से कायम के गालों को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी कायम ने उसे घूरा तो वो बंगले के अंदर भाग गया। कायम कथ्या को मग देते हुए बोला, अच्छा सुनिए मैडम, हम जा रहे हैं ऑफिस, शाम को आने में देरी होगी तो हमारे आने तक अपने सारे काम निपटा कर रूम में रेडी रहना। आज बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, अजर उससे भी ज्यादा आपसे लेना चाहता हूँ। फायर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और ढेर सारी कमेंट कर देना प्लीज।